बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और बिहार में काबा जैसे सुबह से डिस्कस हो रहा था, और बिहार में एक चीज़ क्लियर हो गई कि बिहार में एनडीए की सरकार, और वो भी मेजॉरिटी के साथ, ऑपोजिशन का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, 200 सीटों से ज़्यादा। अब आप लोगों के सवाल होंगे कि उसके बावजूद निफ्टी क्यों 100 पॉइंट नीचे, उस पर भी आएंगे, लेकिन शो की शुरुआत करेंगे पहले हेडलाइंस के साथ। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत, रुझानों में 200 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त। बीजेपी का 2020 से भी ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन। नीतीश कुमार का शानदार कमबैक, चिराग भी चमके, विपक्षी महागठबंधन और तेजस्वी की लुटिया डूबी 50 के नीचे सिमटी। आज शाम करीब 7 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर भारी पड़े कमजोर ग्लोबल संकेत। 4 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी 125 पॉइंट से ज्यादा गिरकर पहुंचा 25,750 के नजदीक। आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, टाटा स्टील और आयशर मोटर्स ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट से ज्यादा गिरा। आईटी शेयरों ने बाजार पर बनाया सबसे ज्यादा दबाव। करीब 2% फिसला इंडेक्स, 2 से 3% फिसले साइंट, एम्फेसिस और कोफोज। मेटल और ऑटो शेयरों में भी दबाव, लेकिन डिफेंस, सरकारी बैंक और फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स और 4 जीपी पड़े सटीक। दमदार नतीजों से मुथूट फाइनेंस और जुबिलेंट फूड्स दोनों दौड़े। दोनों शेयर करीब 8 से 10% तक चढ़कर पहुंचे वादा के टॉप गेनर्स की लिस्ट में। वहीं कमजोर रिजल्ट्स के बाद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और टूटा। उधर 4 जीपी शेयर सन फार्मा में अभी भी खरीदारी का। दूसरी तिमाही में दमदार नतीजों से भागा भारत डायनामिक्स, करीब 7% मजबूती के साथ एफएनओ के टॉप गेनर्स में शुमार। कमजोर रिजल्ट के बाद मिश्र धातु फिसला। और मिले जुले रहे दूसरी तिमाही में अमेरिका के नतीजे। मुनाफा रहा फ्लैट, लेकिन रेवेन्यू में करीब 31% की बढ़ोतरी। हालांकि कंपनी के मार्जिन में दिखा दबाव। उम्मीद के मुताबिक 7% रहा घरेलू वॉल्यूम्स ग्रोथ। बाजार को अब टाटा मोटर्स, पीवी, मैक्स हेल्थ, सिमेंस जैसी कंपनियों के नतीजों का इंतजार। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया वीरूर में रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए नंबर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी हाँ, चौंकी मत, ये वाकई में 200 पार है एनडीए, 201 पर एनडीए, जिसमें कि बीजेपी 90 पर है अब और जेडीयू 80 पर है। तो मार्केट के लिए एकदम बेस्ट केस सिनारियो है, एकदम बेस्ट केस सिनारियो। बहुत लोगों का यही सवाल है, जिसे मैं हेडलाइन में भी लिख रहा हूँ, बिहार में बाहर लेकिन बाजार क्यों नाराज़, है ना। तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, एक क्लासिकल बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़ वाला ये मार्केट है। और अगर आप देखें तो फ्राइडे से एक रैली की शुरुआत हुई थी और पिछले फ्राइडे से इस मार्केट ने चलना शुरू करा था। और फ्राइडे भागे हम, मंडे नीचे से अच्छी रिकवरी आई, ट्यूसडे को एक 1 वे रैली हुई मार्केट में, कल भी 3 बजे तक बड़ी रैली हुई, फिर हम फिसले। आज अब हम डे लो पर हैं। तो ठीक है, बाजार ने एनडीए की जीत को एग्जिट पोल के साथ पूरा बचा लिया था। अब वो थोड़ा सा एक नीचे आ रहा है। प्लस इसमें एक चीज़ जोड़ दीजिए आप, ग्लोबल क्यूज़ की। कल यूएस मार्केट में बड़ी वाली गिरावट हुई है और भयानक वाली गिरावट हुई है, खासतौर से नैस्डैक में। कहीं ना कहीं मार्केट को एक रिस्क ये लग रहा है कि कहीं ग्लोबल मार्केट में तो बड़ी करेक्शन नहीं शुरुआत नहीं होगी। अब ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि जब तक ग्लोबल मार्केट चल रहे थे हम अपने कारणों से गिरते थे, जब ग्लोबल मार्केट गिरे तो हम गिर गए। खैर कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप देखें इंडिविजुअल स्टॉक्स, यहाँ पर शानदार मोमेंटम है। और आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे कई एग्जांपल है। जैसे मुथूट फाइनेंस देखिए, आज अभी भी हीरो ऑफ द डे 10% के करीब गेंस के साथ, इवन इस वीक मार्केट में भी अगर आप देखें तो शानदार रैली के साथ ट्रेड कर रहा है और करीब 9.5-10% ऊपर है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मार्केट में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कोई दिक्कत नहीं लग रही है आपको मार्केट में फ़िलहाल, लेकिन थोड़ा हाई साइड से फिसला। और जैसा कि आप बात कर रहे थे, बिहार में एनडीए प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई, लेकिन बड़ा सवाल और सभी का सवाल यही कि अहाँ बिहार के वर्डिक्ट के ना देख रहे छे और आप मार्केट पर भी वहाँ के की हेत। ओके, चलिए। तो अगर समझ पाए सर आप? मैं समझ गया आपकी बात। आपने थोड़ा सा ये मैथिली में ये पूछा है कि अब बिहार की जीत को कैसे देखेगा मार्केट।
बिहार को की वर्डिक्ट को आप कैसे देख रहे हैं, साथ ही अब आपका मार्केट पर व्यू क्या है? देखिए बिहार का वर्डिक्ट अच्छा है और बाजार ठीक अच्छी निफ्टी जल्दी नव ऊंचाई क्या पे पहुंचेगी जी, पे पहुंचेगा जो भी है ना, तो ठीक है। जल्द नई ऊंचाई अभी जाए, एक दिन के रिएक्शन पे मत जाइए श्रेया। हाँ वीरू कुछ कह रहे हैं? नहीं मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को। हाँ आप लोगों को सुन रहा हूँ, मैं मजे ले रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। देखिए आजकल एआई का ज़माना है, सर के जितने श्रेया ने पूछा मैंने फटाफट एआई से पूछ लिया तो मुझे जवाब मिल गया उसका, इसके लिए ठीक है ना। तो पर एक श्रेया से अनुरोध है, जब कहीं बिहार को स्थापित करना हो थोड़ा सा, उस वक्त आप पूर्विया को यूज कीजिए, वो अगले को समझ में भी आएगी, है ना। वो अगले को समझ में भी आएगी। लैंग्वेजेस हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बज्रिका, और मैथिली और भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है। मेरी मदर टंग सर मैथिली है, इसलिए मैं उसी में कंफर्टेबल, वरना तो लैंग्वेजेस बहुत है सर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। खैर अब उस लैंग्वेज पर आते हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और हम हिंदी में बात करते हैं। तो देखिए एक दिन के रिएक्शन पर मत जाइए मार्केट में, लेकिन एक चीज़ समझिए इस चीज़ को, ये मैसिव पॉजिटिव है। हम सब लोग ना बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कई बार एक घंटे के रिएक्शन से, आधे घंटे के रिएक्शन से, क्या हो गया मार्केट में। ये ऐसे नहीं होता है, इस चीज़ को समझना होगा लोगों को। एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस पर एक मोहर लग गई है अब। वैसे तो खैर जैसे कई बार वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और एक चीज़ बहुत क्लियर होती जा रही है कि अब जो देश में एक तरीके से एक सेंटर पर अब एक बीजेपी का एक, जैसे कहते हैं ना कि एक तरीके से एक वर्चस्व हो चुका है, और कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूएशन जो बाजार को पसंद आता है श्रेया। देखिए अब आपकी इस चीज़ को लेकर आर्गुमेंट हो सकती है कि आप मतलब कोई बीजेपी को पसंद करेगा, कोई बीजेपी को नहीं पसंद करेगा, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम किसी के पॉलिटिकल प्रेफरेंस में नहीं जा रहे हैं। फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है? फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को करंट जो इनकम्बेंट है वो पसंद है, और मार्केट को उनकी पॉलिसीज पसंद है। मार्केट के हिसाब से जाएंगे हम, तो उस हिसाब से अब आप एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ देर में लक्ष्मण जी से भी बात करेंगे, अब आप नई दिल्ली से और बड़े बड़े रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि अब उसके बाद कोई और बड़ा स्टेट इलेक्शन होना भी नहीं है यहाँ से। तो इसके लिए तो बाज़ार में बने रहें और हर गिरावट पर बेसिकली अब आप ऐड करें अपनी पोजीशंस को। हाँ ये ज़रूर है कि एक रिविजिट करेंगे, अगर ये गिरावट बढ़ती गई 25,500 25,600 के भी नीचे चलेगा जहाँ से रैली की शुरुआत हुई थी, तब हम रिविजिट करेंगे, क्योंकि तब हो सकता है कि ये मार्केट की गिरावट जरूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ बिहार से जोड़कर देखें, उसके अलावा और फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अब आज ग्लोबल क्यूज का तड़का एकदम से आ गया, हमें पता नहीं था कि इस तरीके से यूएस मार्केट इतना गिर जाएगा। अब अगर वो वाकई में वहाँ पर एआई वाला मामला जो है वो फंसेगा, और अगर नैस्डैक यहाँ से 1000 पॉइंट गिर गया, तो फिर ऑल बेट्स आर ऑफ इन दैट केस। हमारी मार्केट भी गिरेगी, हो सकता है कम गिरे हमारी मार्केट, लेकिन हमारी मार्केट भी इन दैट केस गिरेगी। लेकिन हमारी मार्केट में पैसा बड़ा उनका बना है जिन्होंने पैनिक में बाय किया है और गिरावट में खरीदा है। अगर आप पिछले 1 साल का मूव देख लें तो वो रहा है, मार्केट बीच में 21,800 भी चला गया था। बहुत बार लोग ये भूल जाते हैं, इसी साल में 21,800 भी चला गया था, वहाँ से हम अब 25,800 तक आ गए हैं। 4,000 की पॉइंट की रैली हुई है लोएस्ट पॉइंट से, अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से निफ्टी पर 25,600 से 25,650 का सपोर्ट है। जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर इसके नीचे फिसलेंगे तो हम रिविजिट करेंगे, लेकिन जब तक ये इंटैक्ट है तब तक कोई टेंशन नहीं है। 25,850 से 25,900 पर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 57,500 से 57,800 तक की कोई भी अगर आपको डिक्लाइन मिले तो उसमें आप मेरे ख्याल से बाय करें, क्योंकि ट्रेंड जो है वो 57,500 के शायद नीचे ही फिसलेगा। अब चलिए अब चलते हैं वीरू के पास और जानते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा। वीरू बताइए। जैम अनुज, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि निफ्टी अभी भी 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा लॉन्ग्स को, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को। सबसे ऊपर रखूंगा मैं यहाँ पर कैपिटल मार्केट थीम को, और इसमें भी बीएससी। अनुज, स्टैट्स, पुट राइटर्स के कन्विक्शन, कॉल राइटर्स का एग्जिट होना, कॉल राइटर्स का ना आना क्लियरली विजिबल है बीएससी पे, उसका इम्पैक्ट। अब ये स्टॉक जो है वो अपनी करियर की हाई की ट्रेजेक्ट्री, याद रखिए जिन शब्दों को मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, यानी अपने ऑल टाइम हाई 5% की जोन में आ चुका है। इसका ऑल टाइम हाई है करीब 3,040 का। अब उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ। लुक एट ओआई एडिशन, 2% ओआई बिल्डअप हुआ, 2.25 लाख शेयर्स। तो कैपिटल मार्केट थीम इस वक्त सबसे प्रॉमिसिंग लगती हुई पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखते हुए, और साथ ही साथ आई थिंक ओआई को देखते हुए। देन उसके बाद आएगा M6। नो डाउट अबाउट दैट कि इसमें थोड़ी टर्बुलेंस है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पिछले 3-4 दिन से, 3-4 दिन नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखें 5 दिन से, 7 नवंबर से लेकर अब तक
पूरा टाइम स्पेंड किया है इसने टेंडेमा की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू टेंडेमा। अब जब जब आ रहा है पाएंगे इसमें विजिबल है। 0.77% वाई बिल्डअप हुआ, कल के हाई को एक बार काटा भी, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग, स्टिल फर्म, स्टिल प्रॉमिसिंग। तो 2 स्टॉक्स हो गए कैपिटल मार्केट थीम और एक्सचेंजेस में से BSE और MCX। बैकफुट पे लेके आऊँगा जहाँ पे कुछ थोड़े कोलैप्सेस हैं, और इस क्रम में मैं यहाँ पे रखूँगा पहला स्टॉक, दैट्स आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स ने अपनी सितंबर 12 से लेकर आ रही पूरी की पूरी चैनल को वायलेट किया। आयशर मोटर्स ने चैनल को वायलेट किया, आयशर मोटर्स ने 50 डेमा को वायलेट किया, और इस वायलेशन को चेज करते हुए बेयर्स और लगभग 7% का वाई बिल्डअप शॉर्ट साइड पे 2.25 लाख से जुटे, और पुट्स में भी बाइंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस ब्रेक डाउन की तरफ जरा देखिएगा अगर आप किसी शॉर्ट को लोकेट करना चाहते हैं। खैर, ये थे स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी MCX, BSE और आयशर मोटर्स। अनुज, आज निफ्टी IT का कोलैप्स 0.2% का US में जो कल रात को हुआ, शटडाउन खत्म होने के बाद जो ये कोलैप्स था US मार्केट का, उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? अगर हमारी पिक्चर बिगड़ी तो उस पिक्चर के बिगड़ने में US मार्केट का कितना योगदान हो सकता है? क्योंकि निफ्टी IT वहीं से घूमा जहां से एक सप्लाई का खतरा था, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। क्या रीडिंग है? नहीं, बिल्कुल वीरो, बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि देखिए क्या हुआ ना, मैं आपको बताऊं, और ये आउट ऑफ द ब्लू आया। कल नैस्डैक जो है 2.5% गिरा, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी गिरावट हुई। डाउ जोन्स 800 पॉइंट नीचे था, आपको याद ही होगा, और नैस्डैक 2.5% नीचे था। फर्दर ऑन टॉप ऑफ दैट आज फ्यूचर्स कह रहे हैं कि 155 पॉइंट नैस्डैक और गिरेगा। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि बिहार का इलेक्शन जो है आज साइड शो बन चुका हो। एक्चुअली मार्केट ये जो रिएक्शन दे रहा है ये सुबह ही आ जाता है, लेकिन सुबह क्योंकि हमारे पास एक थोड़ा सा पॉजिटिव फ्लेवर था बिहार का, इस वजह से मार्केट ने उसको इग्नोर किया। लेकिन अभी ये जो रिएक्शन है ये पूरा का पूरा ये US मार्केट की वजह से है। उसमें एक और सेंस बन रही है आपकी कि हो सकता है कि 1-2 दिन इंडेक्स ना चले, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप चले, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि हमारे ये जो IT स्टॉक्स हैं उनको नैस्डैक के साथ 1-to-1 आप कोरिलेट ना करें। IT स्टॉक्स पे मुझे लग रहा है कि अभी भी लोअर लेवल से स्कोप है, और अगले 2-3 दिन देखते हैं। वैसे भी देख लेते हैं ये रनिंग करेक्शन है US में या फिर बाकी में कुछ रिवर्सल है US मार्केट का, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रा, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे 2 स्टॉक्स पे मैं पूछना चाहूँगी, वोल्टास और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। हम सुबह चर्चा भी कर रहे थे, काफ़ी ख़राब नंबर्स वोल्टास के स्पेशली, लेकिन देखिए 1.5% अप है। ऊपर से जब मार्केट थोड़ा हल्का भी हुआ फिर भी ये इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, क्या ऐसा भा रहा है स्ट्रीट को वोल्टास और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में? बिल्कुल, देखिए पहले PG की बात कर लेते हैं, उसके बाद वोल्टास की बात करूँगा। PG के केस में आज सुबह हमने बात की थी कि नंबर ख़राब है लेकिन डिज़ास्ट्रस नहीं है, और लोअर लेवल से रिकवरी भी आ सकती है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर लोअर लेवल से यहाँ रिकवरी भी आ जाए, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से एक PLI एक्सपेक्ट करेगा। प्लस अब सब कुछ ख़राब मेरे ख्याल से प्राइस में है, तो इसके लिए वो कोई टेंशन नहीं है। वोल्टास को लेकर मैं जरूर कहूँगा कि आज मैं थोड़ा वोल्टास को लेकर शायद हमारा एनालिसिस गलत था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गैप डाउन खुलने के बाद इसमें और सेलिंग आ गई। लेकिन खैर एनीवे जो भी है, रिकवरी आ गई। आई थिंक वो मार्केट शायद टाटा ग्रुप का स्टॉक है बियॉन्ड अ पॉइंट, और उसके बाद मार्केट को लग रहा है कि अब GST कट का एक इम्पैक्ट आगे दिखने लगेगा। लेकिन फ्रैंकली इफ़ यू आस्क मी, ये थोड़ी सी इल फाउंडेड होप है। यहाँ से मुझे लग रहा है वापस आजकल वो वोल्टास में ब्रेक होगा आगे जाते हुए। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी ये विंटर वाला क्वार्टर है, इसमें तो वैसे ही AC नहीं बिकते, तो इसके लिए ये वाला क्वार्टर तो और ख़राब रहने वाला है। आप AC सिर्फ इसलिए थोड़ा खरीदेंगे कि GST कट हो गया। AST आप तब खरीदेंगे ना, गर्मी है तो AC खरीदोगे ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई अब जैसे ये बात हो गई कि आप अगर कश्मीर में है तो थोड़ा ना आप AC खरीदोगे, वहाँ तो आप हीटर खरीदोगे, तो वो वाली बात है। तो इसके लिए, लेकिन हाँ आज ये है कि क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड स्टॉक था, पोजिशनिंग उस हिसाब से थी, इस वजह से ये ऐसा एक मूव हो गया। आप चलिए एक काम करते हैं, एक बार आपको आज के रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स और फिसड्डी स्टॉक्स के बारे में बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मुथूट फाइनेंस, शानदार नतीजे, और आज का ये आपका हीरो ऑफ द डे भी रहा, और आज सुबह बात भी हुई थी कि ये हीरो ऑफ द डे होगा। इसके अलावा आप देखें जुबिलेंट फूडवर्क, ज़ोरदार नतीजे, आज का दूसरा बड़ा हीरो। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि जुबिलेंट के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और भारत डायनामिक्स यहाँ पर भी अच्छे नतीजे। प्लस यहाँ पर पोजीशनिंग काफ़ी बेरिश थी, क्योंकि इससे पहले जो डिफेंस के नंबर्स आए थे वो ख़राब थे, तो मार्केट पहले ही पनिश कर चुका था इन सब स्टॉक्स को। फिसड्डी स्टॉक्स में मुझे एक ही स्टॉक समझ में आया, वो है LG इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर ख़राब नंबर्स, और इस वजह से ये स्टॉक शायद 3% नीचे। बिल्कुल, तो ये आज के घोड़े के रफ्तार और फिसड्डी स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा कर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स
पहले देख लेते हैं। थोड़ा मार्केट हल्का ऊपर इस तरह से थोड़ा सा गिरा है, इसलिए गिरने वाले स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं। कहाँ थोड़ा डेंट आज ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, पहले वो देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर। आईटी एज ए स्पेस ही अंडर परफॉर्म कर रहा है आज तो। इन्फोसिस आपको 3.5% डाउन दिखेगा। आयशर मोटर्स अभी वीरेंद्र जी जिक्र भी कर रहे थे, 2.5% के करीब करीब टूट गया। टाटा स्टील बैकफुट पर मेटल स्पेस से, और टेक महिंद्रा वही अगेन आईटी तो 1.5% नीचे। इसके अलावा वायदा बाजार से सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पर मुनाफा वसूली 3% से ज्यादा। एम्फेसिस, कोफोर्स, साइंट पूरा आईटी स्पेस डुबाने में लगा हुआ है, 2.5% ज्यादा की यहाँ पे गिरावट साइंट और एम्फेसिस में। लेकिन कहाँ खरीदारी होती हुई नजर आई? मुथूट फाइनेंस ऑब्वियसली हीरो ऑफ द डे आज के सेशन का। शानदार नतीजे, लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, ब्रोकरेज भी काफी बुलिश, 9.5% चढ़ गया। जुबलेंट फूड्स के शानदार Q2 नतीजे, ब्रोकरेजेस की तरफ से अच्छे खासे टारगेट, 6.5% से ज्यादा की तेजी। बीडीएल पूरा डिफेंस स्पेस, इसके भी रिजल्ट्स पे ये रिएक्शन स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है, 6% ज्यादा की तेजी। और एनबीसीसी में भी आप देखिए 4% की बढ़ोतरी है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के शेयर्स, अडानी एंटरप्राइजेस देखिए 2% अब। जियो फाइनेंशियल में भी खरीदारी 1%, एक्सिस बैंक 1% और डॉक्टर रेड्डीज फार्मा हेल्थ के स्पेस में बाइंग लौटती हुई तो करीब करीब ये भी 1% आपको अब दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे Stoxify.in के अभिजीत चोकसी और AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित सेठ, सोमिल मेहता और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:20 पर लक्ष्मण रॉय बताएंगे आपको एनडीए की प्रचंड जीत से बिहार में रिफॉर्म को कितना बूस्ट मिलेगा। 2:25 पर यतिन मोता बताएंगे आज गोल्ड फाइनेंस शेयर में तेजी क्यों है। 2:35 पर मंगलम मालू बताएंगे जुबलेंट फूड्स का शेयर क्यों भागा। 2:45 पर नौटियाल बताएंगे आपको व्हाइट गुड्स शेयर का ट्रेंड कैसा रहा। 2:50 पे मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर। 3:05 पे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पे अनुज से समझेंगे सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी। और 3:15 पे BTS TSTBT कॉल्स भी निपटाएंगे। 3:20 पर कंचन नौटियाल अगले हफ्ते के कुछ अहम ट्रिगर्स भी लेकर आएंगे। चलिए, हमारा पैनल तैयार है और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है बैंकिंग क्षेत्र से एक्सिस बैंक। मेरे ख्याल से करीब अराउंड 8-10 दिन से एक गिरावट आई है। इस गिरावट में स्ट्रेंथ है, तो 3-4 दिन से हम स्टेबलाइजेशन देख रहे हैं। ट्रेड करें 1239 के आसपास। एक्सिस बैंक टॉप लगाएंगे 1234 का, 5 रुपए। मेरे ख्याल से टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 1250 पॉसिबल है एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक। हाँ, मैं भी जब स्टॉक्स की स्कैनिंग कर रहा था तो बैंकिंग में सबसे वेल प्लेस्ड स्टॉक कोई अगर था आज तो वो था एक्सिस बैंक। वेल सपोर्टेड बाय पुट राइटर्स कन्विक्शन। पुट अच्छी बिकी है लोअर स्ट्राइक्स पे आज। मानस, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड आपका? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में खरीदारी करने की राय रहेगी। कल भी यहाँ पर ऑप्शन में मैंने एक रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन आज क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए हैं, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। 559 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेंगे और 620 रुपए की टारगेट सेट करेंगे, जहां पर स्टॉक का 100 डे मूविंग एवरेज आता है। ऑप्शन में आप 680 का माफ करिएगा 580 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 16 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और 35 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मानस जी की पिक हो गई। यहाँ पे खरीदारी की राय 3.5% अप आज के सेशन में देगा आपको। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया, देखिए मेरी जो पिक रहेगी वो रहेगी मैरिको। मैरिको का आप स्ट्रक्चर देखिए। मैरिको में एक आप कह सकते हैं सपोर्ट, एक बेस बन रहा है, फाउंडेशन है करीबन 720 के आसपास। 720 5 रुपए इधर उधर चलता रहता है। तो ये जो बेस है उसके बाद आज ये रिवर्सल है। 730 चल रहा है करंट प्राइस। तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 722 का। हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस रखेंगे। 722 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 745 से 750 टारगेट है। मुझे लगता है प्रोबेबली आज कल में वो आना चाहिए। सो मैरिको लुक्स गुड टू मी। ओके, चलिए अब सोमिल के पास चलते हैं। सोमिल, गुड आफ्टरनून। सोमिल, बताइए आपकी पिक। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक एक्सिस बैंक थी। प्रकाश जी ने, गाबा जी ने ये ले ली है। अब मैं दूसरा दे देता हूँ। ग्लेनमार्क फार्मा कुछ समय से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा मोमेंटम
दिखा है, हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हुआ है, 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली है, ग्रेट मोमेंटम। मुझे लगता है यहाँ से एक मीडियम टर्म की फिर से ऊपर में रैली शुरू होगी। शॉर्ट टर्म में जो टारगेट्स हैं वो 2050 के हैं और स्टॉप लॉस होगा 1870। ओके, ग्लेनमार्क 1909 पे आपका बाय कॉल। अरुण के पास चलते हैं, अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, मुझे लग रहा है इंश्योरेंस कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LICI इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 907 के आसपास खरीदने की सलाह है। 895 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है इसमें ब्रेकआउट पेंडिंग है और 945 तक के टारगेट्स पोजिशनली आ सकते हैं, तो LIC करंट लेवल पे खरीदे और 895 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, LIC पसंद आ रहा है अरुण जी को। यहाँ पे खरीदारी की राइट टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगा ताकि आप टारगेट्स और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाए। गाबा सर ने एक्सिस बैंक में खरीदारी की राय रखी है, 1250 तक के टारगेट वो देख रहे हैं, 1234 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट मानस जी को अब भी पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय 620 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 559 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एक बार ऑप्शन वाला भी टारगेट और स्टॉप लॉस रख दीजिए। PG इलेक्ट्रो ठीक है, कोई बात नहीं। सातपुते जी ने मैरिको चुना यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से, और 750 तक के टारगेट मैरिको फ्यूचर्स में एक्सपेक्टेड है, 722 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी ने भी हालांकि उनकी पहली पसंद एक्सिस बैंक थी, लेकिन फिर ग्लेनमार्क फार्मा उन्होंने चुना है, यहाँ पे 2050 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 1870 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। LIC की वकालत के अरुण कुमार मंत्री जी ने अच्छा लग रहा है काउंटर बाई करने की राय, 945 का टारगेट, 895 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चलिए अब इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लेते हैं। अभिजीत चौकसी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे एक MNC स्पेस में फाइजर बहुत ही पसंद आ रहा है। मुझे लग रहा है MNC फार्मा में कुछ कंपनीज है जो बहुत ही अच्छा करेगी। लास्ट टाइम मैंने एस्ट्राजेनेका शेयर किया था, इस टाइम मुझे लग रहा है फाइजर करीब 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 4,500 से 5,000 की रेंज में एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सॉलिड कंपाउंडर मुझे लग रहा है, तो एक लॉन्ग टर्म निवेशक को इसको देखना चाहिए। थैंक यू। फाइजर। अब चलिए अब राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं, उनकी कॉल्स को पिक करते हैं और कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में वो। पर अभी यहाँ पे फाइजर अभिजीत जी के, आज 2 फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं हमारे साथ। देखिए ट्रेड्स पूरे हो गए, थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं मार्केट की। निफ्टी अभी भी 25,770, हम भले ही ऊपर ना टिके हों बट अभी तक एज ऑफ नाउ ये फॉल जो है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही मेजर्ड, बहुत ही अगर आप देखें कैलकुलेटेड है। 10 डे निफ्टी ने अभी नहीं तोड़ा है। लेकिन आइए कुछ ऐसी बास्केट जो कि अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। एक बार रखिए स्क्रीन पे कैम्प्स कैपिटल मार्केट थीम, जिसका मैं जिक्र कर रहा था अपने स्टॉक सिलेक्शन में, आज की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम है। मानस, अगर एक सेक्टोरियल पैटर्न पकड़ना हो ना तो उसमें कैपिटल मार्केट थीम आप क्या पकड़ेंगे? आई मीन कैम्प, CDSL, देन NSDL, देन वी हैव एंजल वन, वी हैव MCX, वी हैव BSC। अगले हफ्ते के लिए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कौन दे रहा है आपको इस वक्त? देखिए MCX और एंजल वन, इन दोनों में से एक स्टॉक लिया जा सकता है। दोनों के चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं। अगर एक स्टॉक ही पिक करना हो तो मैं एंजल वन के साथ जाऊंगा। यहाँ पर पैटर्न काफी पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, वीकली चार्ट बेहतरीन लगते हैं। 2700 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। नेक्स्ट टारगेट 2880, 2880 का हो सकता है, तो एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे 2649 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 2880 के टारगेट सेट करें। एंजल वन यहाँ पर खरीदारी की राय, और अच्छा लग रहा है पूरा स्पेस ही। MCX, एंजल वन, BSC सभी में अच्छी खासी तेजी। कैपिटल मार्केट एज ए स्पेस अच्छा परफॉर्म करते हुए, कुछ और काउंटर्स जहाँ पर अच्छी तेज़ी बनी हुई है एक बार रखिएगा, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले बैंक्स और एक्सिस बैंक पर 2 हमारे पैनलिस्ट ने दाव लगाया था। एक बार SBI भी लेकर आइए स्क्रीन से। PSU बैंकिंग स्पेस से SBI लगातार चर्चा करते रहते हैं स्टॉक की, और देखिए ये भी डे हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा, 0.25%, 961। गाबा सर, 1000 तक के टारगेट कब तक देख रहे हैं आप? एक्सिस बैंक तो अच्छा लग रहा है, लेकिन SBI का नेक्स्ट टारगेट 961 है, 1000 ज्यादा दूर नहीं है। कभी 6 दिन से SBI की बात करें तो एक साइडवेज जोन पे चल रहा है। इंडियन अपमू स्ट्रेच है, इसलिए टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। मेरे ख्याल से अपमू तो ऑन है। अगर आज भी किसी को लेना है 950 तो 950 का स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड करा 960। 1000 इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन मेरे ख्याल से अपमू मिलना चाहिए। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट ऊपर रहा तो 1000 की तरफ जाएगा। दैट्स अ कह सकते हैं कि नॉर्मल लॉजिकल टेक्निकल टारगेट, वहां तक जाना चाहिए।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा एसबीआई पे बात हुई तो मैं कैनरा बैंक को नहीं छोड़ सकता है। मैं 145 याद रखिएगा, कैनरा बैंक जो है अब अपने जो करियर हाइज हैं और वो भी कब के 2010 के, अब यानी ऑलमोस्ट 1.5 दशकों के बाद अपने हाइज की प्रोसीड करता है। मानस ये बहुत स्मूथली विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी वोलेटिलिटी ये सफ़र तय कर रहा है। आपको क्या लगता है मैंने ये अभी कौन से लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा है? क्योंकि मैं ऊपर देख रहा हूँ कॉल राइटर्स कहीं पर नहीं है, एटलीस्ट 150 तक तो नहीं विजिबल है। कैनरा बैंक पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, जो शॉर्टलिस्ट मैंने स्टॉक किए थे रिकमेंडेशन के लिए उनमें से एक कैनरा बैंक भी था। यहाँ पर बहुत क्लियर ट्रेंड है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। पीएसयू बैंक अच्छा कर रहे हैं तो कोई रीजन नहीं है यहाँ पर कॉल ना लेने का। मेरे ख्याल से तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 158-59 का हो सकता है और करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें तो 142 रुपए 142 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ओके, कैनरा बैंक शानदार परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर की तरफ से और अच्छा लग रहा है। इस लेवल पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। कैनरा बैंक 1% अप आपकी स्क्रीन पर। कुछ और काउंटर्स जिसने आज शानदार परफॉर्म किया है, अगर उस पर नज़र दौड़ाएंगे तो मुथूट फिनेंस एक बार रखिए स्क्रीन पे। मुथूट शुरुआत से ही 9% से ऊपर और लगातार एक बार भी इंट्राडे में नीचे नहीं आया मुथूट फिनेंस। आज का बिग स्टॉक और शानदार इसके नतीजे आपने शुमार किया था, एक बार भी नीचे नहीं आया। अब क्या व्यू इस स्तरों पर? व्यू वही है जो सुबह था श्रेया। देखिए, एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है ना इन स्टॉक्स में, वो है शॉर्टिंग करने की गलती। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं शॉर्ट कर दूं, इतना ऊपर खुला है। ये री रेटिंग वाले स्टॉक्स हैं, इनमें री रेटिंग होती रहती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका ना। फॉर एग्जांपल थोड़ा 2 साल का चार्ट रख दीजिए ज़रा एक बार। एंड आई थिंक बहुत लोगों को लगता है कि कई बार कि हमसे कोई स्टॉक मिस हो गया है ना। अब जैसे आपको, अब अगर यही स्टॉक आपने 1275 पे देखा होता और उस समय उसका 2 साल का चार्ट देखा होता तो उस समय भी ऐसा ही लग रहा होता ये। तो ये जो कंपाउंडिंग स्टोरीज होती है ना, वो इसी तरीके से आपका पैसा बनाती हैं। कितनी बार ये स्टॉक, बिग स्टॉक, स्पॉटलाइट, चार्ट जीपीटी वगैरह में आया होगा। ऐसा नहीं कि बीच में करेक्शन नहीं आती है, वो करेक्शन आपको दिखाई नहीं देती हैं। वो करेक्शन आपको इसलिए नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि अप ट्रेंड इतना इंटैक्ट है। बीच में जब वो आरबीआई का ड्राफ्ट नाम आया था, स्टॉक 18% गिर गया था 3-4 दिन में। एक बार ये स्टॉक करीब 35% गिरा था। आई थिंक कोविड के टाइम पे ये स्टॉक 40% गिरा था। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स गिरते नहीं हैं, गिरते हैं ये स्टॉक्स, लेकिन बाउंस बैक जिस तरीके से करते हैं ना, आप देखिए कोई भी टाइम फ्रेम उठा के देख लीजिए, कोई भी होराइजन उठा के देख लीजिए, बड़ा पैसा बना के दिया है इन स्टॉक्स ने। और ये मेरा अभी भी मानना यही है कि ये देश का सबसे अच्छा NBFC स्टॉक है अलॉन्ग विद बजाज फाइनेंस। ये दोनों सेम कैटेगरी के स्टॉक हैं और इसके लिए बिल्कुल ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप। और गाइडेंस देखिए आप, ऑलमोस्ट डबल कर दी कंपनी ने। और बेस इफेक्ट देखा आपने कितना है मुथूट का, उसके हिसाब से वहाँ से उन्होंने गाइडेंस डबल किए। तो बिल्कुल इसमें बने रहें, बिल्कुल विदाउट अ डाउट। कहाँ तक जाएगा मुथूट फाइनेंस अब 3708 के लेवल पर? देखिए श्रेया, इसमें क्या होता है ना, लोग बहुत सिलेक्टिवली कुछ भी उठा के डाल देते हैं। अब मैं कहूँ कि 5000 तक जा सकता है अगर आपका 2 साल का व्यू हो तो। अगर आपका 10 साल का व्यू हो तो 20,000 भी जा सकता है। अब वो क्या होगा कि 20,000 तक लेकिन जाएगा, आप रखेंगे क्या उसको? फॉर एग्जांपल अगर आपने 1800 पे लिया था तो क्या आप 3700 तक रुके रह गया? ये सवाल लोगों को अपने आप से पूछना है। तो वो आई थिंक उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। एक बार गावा सर से एक चार्ट व्यू लेते हैं इस पर, मुथूट पर गावा सर क्या व्यू रहेगा 3708 पर अब इस समय स्टॉक? मेरे ख्याल से कल इस पर आपने इसका जिक्र किया था, कल मुझे ध्यान है। अब ट्रेड करा 3700, गैप अप ओपन किया, उसके बाद सस्टेन किया है, गैप क्लोज नहीं हुआ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। 3800 पे चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट होना चाहिए 4000 के करीब, लेकिन स्टॉप होगा 3600। ये गैप फिल नहीं होना चाहिए बस। जब तक ये गैप फिल नहीं होता है, टाइम वाइज करेक्शन मिलता है, तो मेरे ख्याल से 4000 पॉसिबल है। लेकिन फर्स्ट 3800, फिर 3900, फिर 4000 की बात करेंगे। 100 एट अ टाइम, अप ऑन मुथूट फाइनेंस। ओके, चलिए अब मूव ऑन है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाय द वे बिहार इलेक्शन की बात करेंगे। हालत ये है इस समय, इस लेवल का ये प्रचंड बहुमत है एनडीए का कि तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट राघोपुर से पीछे चल रहे हैं एक्चुअली। तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि एनडीए को 200 सीटें मिल रही हैं। इसके बाद क्या, इस सुनामी का इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसको कौन बेहतर समझा सकता है लक्ष्मण रॉय के अलावा? लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। आई एम श्योर आपने ऑलरेडी फ़ोन वगैरह अपने स्टार्ट कर दिए होंगे, अपने सोर्सेज से बात करनी शुरू कर दी होगी। इस जीत के मायने क्या हैं अगर दिल्ली के लेंस से देखा जाए तो? देखिए, इस जीत का सबसे बड़ा मायने यह है कि
अब लोगों का जो भरोसा आया है, इस भरोसे को आप सरकार के एक्शन में तब्दील होता हुआ दिखेंगे। क्योंकि चुनाव कहीं ना कहीं सरकार के रणनीति को, फैसले को प्रभावित करता है, लेकिन इस प्रचंड बहुमत के बाद अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सरकार उन सारे एजेंडों पर जो जनता की वजह से थोड़े से हिचक के चल रही थी, काफ़ी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेगी। वो है रिफॉर्म का एजेंडा। रिफॉर्म का एजेंडा पे कैसे सरकार आगे बढ़ेगी, इसका अंदाज़ा आपको अगले महीने लगना शुरू हो जाएगा जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। उसमें हो सकता है कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल सरकार वहां पर लाए, जिसमें 100% FDI लाने का प्रस्ताव है। ऐसे रिफॉर्म के दूसरे एजेंडे पर काफ़ी तेजी से आगे बढ़े। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के कई सारे प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है कि हमारे पास बड़े 4 से 5 बैंक होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में FDI के नियमों को आसान किया जाना चाहिए। तो उन सब पे सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। तीसरा है विनिवेश के मोर्चे पे सरकार काफी फूक फूक कर कदम रख रही थी, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है जिसमें अब आने वाले दिनों आप तेजी होता हुआ दिखेंगे, जिसकी शुरुआत IDBI बैंक से आपको देखने को मिल सकती है। एक और मुद्दा जो बिहार चुनाव के असर को सीधे तौर पर दिखाएगा वो है लेबर रिफॉर्म को लेकर के। सरकार लेबर रिफॉर्म पे बहुत तेजी से काम कर रही है पर्दे के पीछे से, और अब चुनाव के नतीजे आने के बाद लेबर रिफॉर्म की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। जमीन पर वो एक्शन आपको दिखना शुरू करेगा जो एम्प्लॉयमेंट को काफी ज्यादा बढ़ावा देगा। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के नतीजे का अगला पड़ाव या फिर अगला चरण इस इनका पहलुओं पर आप देख सकते हैं। अच्छा लक्ष्मण जी, ये तो रही बात रिफॉर्म्स की, थोड़ा सा नंबर्स को जरा एक्सप्लेन कर देंगे। अभी जो अनुज बता रहे थे कि तेजस्वी जो हैं वो 4800 वोटों से पीछे हैं अभी। थोड़ा सा नंबर्स को एक्सप्लेन कीजिए। इस वक्त के नंबर्स क्या है? देखिए बिल्कुल काफी ये किसी को यकीन नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव, जिसको महागठबंधन ने जब अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बताया था, ऐलान किया था, तो ये एक धारणा गई थी चुनाव के विशेषज्ञों के बीच में कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरा ऐलान करने के बाद महागठबंधन को एक नई ताकत मिली है। लेकिन ये क्या, हम तो देख रहे हैं तेजस्वी यादव खुद 4500 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। और बता दूं कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी मेहनत करी है। ओवरऑल सीट अगर आप देखें तो वो भी 200 का आंकड़ा पिछले कई घंटे से बना हुआ है। एनडीए पूरे 200 सीट पर बनी हुई है। जो रुझान अब तक क्या है, पूरे सीटों पर 80 से ज्यादा सीटों की बढ़त एनडीए को मिलता वहां दिख रहा है। ये अपने आप पे प्रचंड बहुमत है। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको जो दिख रही है वो है आपको भारतीय जनता पार्टी 90 सीटें यहां पर आती हुई दिख रही है, 16 सीटों की बढ़त। ये 90 सीटें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेडीयू के पास सिर्फ 81 सीटें हैं। तो चर्चा इस बात की काफी गर्म हो गई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि भाजपा अभी तक इसी स्टैंड पर है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एलजेपी भी अच्छी खासी प्रगति यहां पे करते हुए आपको दिख रही है। तो यहाँ पे जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। दो पहलुओं से अगर आप देखें नंबर्स को आपने एनालाइज किया, जैसे कि अनुज का पहला प्रश्न था कि रिफॉर्म्स की गाड़ी फिर से पटरी पे आएगी और तीव्र गति से उड़ेगी, चलेगी। और दूसरा नंबर सभी के महत्वपूर्ण है। जब 2024 का मैंडेट जून में आया था अनुज, और जब बीजेपी की एनडीए की फिगर्स रिड्यूस हुई थी थोड़ी सी, मुझे याद है उस दिन हम सब थे इकट्ठे एक साथ। उसके बाद 2-3 चीज़ें कोलैप्स हुई। कोलैप्स होने वाले क्रम में सबसे ऊपर था रेलवे, फिर डिफेंस, PSUs। स्पेशली मेरे ध्यान में रेलवे आ रहा है। यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? देखिए वीरू, वो आई थिंक कई बार ना हम थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं। वो स्टॉक्स इसलिए भी गिरे थे कि उतने महंगे हो गए थे बाई चांस। लेकिन ये बात आपकी सही है। आई थिंक इस मार्केट की रैली के लीडर्स PSUs हैं और आगे भी PSUs ही रहेंगे। उसमें बस बीच बीच में आई थिंक गोल पोस्ट चेंज होते रहेंगे। डिफेंस में वापस तेज़ी आई है। आई थिंक रेलवे भी डिसेंट लेवल तक करेक्शन हो चुकी है, वहाँ पर भी बाइंग आएगी। आई थिंक PSU बैंक्स मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकेट होगी। तो इसके लिए PSU बास्केट, CPSE इंडेक्स अगर आप चाहें उसका ETF, ये एक अप्रोच हो सकती है, क्योंकि ये गेस करना बहुत टफ होगा कि किस टाइम पर क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अगर किसी को हल्का सा भी शक था, हल्का सा भी 1% भी, कि ये 5 साल की स्टेबल सरकार है, तो आई थिंक वो यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए। बस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे ये बॉटम लाइन है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें अब और कुछ और ट्रेड्स लें। अमित सेठ जुड़े हमारे साथ। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए आपकी क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। स्टॉक ने एक अच्छा बॉटम और बेस बनाया है लगभग 300-305 के आसपास। करंटली ये बेस बना के स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग रखेंगे 309 का, और टारगेट्स रहेंगे 321 रुपीज के जियो फाइनेंशियल सर्विस।
ओके, जियो फाइनेंशियल का जिक्र हुआ तो डिस्क्लेमर स्क्रीन पर आपके लिए। और जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स ले लिया जाए और गावस्कर 7 बजे जी और सोमिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए गावस्कर, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक चुना आपने? डॉम्स पर ध्यान देना चाहिए। DOMS ट्रेड करे 2601 पर, टॉप ब्रेकआउट मिला 2580, बस वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 20-21 रुपए का है। टारगेट रहेगा 2650 डॉम्स। ओके डॉम्स, आपकी बाय कॉल है 2601 पे, याद रखिएगा 3.5% ऊपर ट्रेड करती हुई। राजेश सतपथी जी से ट्रेड पिक करते हैं। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ पे एक मोमेंटम आना चाहिए। ऑलरेडी इसमें एक ब्रेकआउट आया है। अगर आप इसका आर्ली चार्ट देखें तो क्लैरिटी मिलती है। 780 के ऊपर का ये बाय है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा आप 780 के नीचे रखे, प्रोबेबली 777 का स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। इसका स्विंग का टारगेट बनता है करीबन 810 से लेके 820। यथार्थ हॉस्पिटल हॉस्पिटल स्पेस, साथ ही हेल्थ केयर स्पेसेस, फार्मा स्पेसेस में अच्छी तेजी। 7 बजे की पिक आ गई। सोमिल जी, क्या कैश कॉल के लिए पिक किया आपने? मैंने पिक किया है एस्टर DM हेल्थ केयर। ये स्टॉक में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ग्रेट सेटअप। इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक 40 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है और आज एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। स्टॉप लॉस छोटा सा है 660। ऊपर में जो टारगेट बनेंगे वो 720 के बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि और भी ऊपर जा सकता है, तो मीडियम टर्म में भी स्टॉप लॉस ट्रेल करके चले। ओके, एस्टर DM यहाँ पर ये पिक हो गई कैश कॉल के लिए सुमिल जी की, तो हमने कैश कॉल्स ले लिए। डॉम, सिद्धार्थ हॉस्पिटल, एस्टर DM हेल्थ केयर, ये पिक्स आए हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ और स्टॉक्स की स्कैनिंग करते हैं। FMCG स्पेस रखिए एक बार स्क्रीन पर, और कुछ काउंटर्स में निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी। एक बार HUL रखिएगा स्क्रीन पर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस पर्टिकुलर काउंटर ने भी पिछले कुछ सत्रों से कंसोलिडेट किया है, लेकिन आज देखिए डेज हाई के आसपास लगभग 0.25% की तेजी के साथ। अरुण कुमार मंत्री जी, HUL आपसे लगातार चर्चा होती रहती है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर, आपकी कन्विक्शन में अभी भी शामिल है? देखिए HUL की जहाँ तक बात है, अभी भी चार्ट वीक है और ऊपर में 2440 जब तक नहीं निकालता, शॉर्ट टर्म में भी कोई मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी स्ट्रेंथ स्टॉक में आएगी। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो बेटर है स्टॉक को अवॉइड करें। 2440 निकलेगा देन एक मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है। पर इसी स्पेस में गोदरेज कंज्यूमर, इसमें अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो अगर FMCG में किसी को बेट करना है तो गोदरेज कंज्यूमर पे जरूर ध्यान रखें। अगर HUL को बाई करना है तो 2440 के ऊपर ही बाई करना चाहिए। ओके, गोदरेज कंज्यूमर पे आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, लेकिन मैं मैरिको को रीड कर रहा था। प्लीज डायरेक्टर साहब, मैरिको का अवॉइड रखिएगा। मैरिको ने भी पोस्ट नंबर्स एक अच्छा रिएक्शन दिया है, नो डाउट अबाउट दैट, कि ये मैरिको जो था FMCG में सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवर जो रहे हैं उनमें से एक रहा है। इसने मेरे ख्याल से अगस्त के सेकेंड वीक में ही अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था जिस वक्त, और अगर आप इंडेक्स कंपैरिजन करें तो उसकी तुलना में बेहद शानदार स्ट्रक्चर, क्योंकि इंडेक्स अभी भी अगर आप देखें सिंकिंग जोन में है और ये ट्रेड्स में शामिल भी था, तो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, बट याद रखिएगा जरा आप नीचे की पट्टी देखिए, वो ग्रीन वाली OI एडिशंस 10 लाख शेयर्स इन द मिड ऑफ सीरीज, बहुत ही शानदार बिल्डअप है। अच्छा, अब एक स्टॉक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे जो कि आज एक कोलैप्स के रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा है। इस बार की अर्निंग्स में जो चीज़ नंबर्स और कमेंट्री बाजार को पसंद नहीं आई उसमें से एक था बजाज फाइनेंस। लुक एट बजाज फाइनेंस नाउ। मानस ये जब नतीजा आया उससे पहले 1093 अपने करियर हाइस पे ट्रेड कर रहा था। नंबर्स का रिएक्शन देखिए, 10 टूटा, 20 टूटा, 50 टूटा, बट इसने लास्ट 2 कैंडल्स को यानी गुरुवार और बुधवार की कैंडल्स को तोड़ा नहीं और इट्स ट्राइंग इट्स बेस्ट टू रीगेन 50 डे मा। आपकी राय क्या करेगी, कहती है क्या कॉन्ट्रा कॉल खेलनी चाहिए या फिर इट्स स्लाइटली रिस्की बेट है अभी ये? देखिए, थोड़ा रिस्की बेट है क्योंकि वीकली चार्ट अच्छे नहीं लगते और वीकली चार्ट के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ये जो करेक्शन है वो 980 तक फिसल सकता है। अभी नहीं खरीदेंगे। अगर कोई रिवर्सल देखने को मिले और स्टॉक 1025 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो फिर आप बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। उस केस में आपको 1060 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बट अभी के लिए आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आज के 2 हीरो ऑफ द डे की। जी हाँ, आज के 2 हीरो ऑफ द डे और उनकी बात करेंगे। यतिन और मंगलम दोनों आज के हमारे हीरो ऑफ द डे। जी हाँ, तो उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज जो स्टॉक्स के हीरो ऑफ द डे रहे
उनमें क्यों इतने बड़े मूव आए, मुथूट और जुबिलेंट। पहले मुथूट से शुरुआत करेंगे क्योंकि मुथूट करीब करीब 9.5% ऊपर है। यतिन बताइए जरा। बिल्कुल, और मुथूट की बात करें तो क्लियरली यहाँ एक ज़बरदस्त क्वार्टर है और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज की ऐसे भी चांदी चांदी होती हुई नज़र पड़ रही है। मुथूट फाइनेंस की सबसे पहली बात करें तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 10% सीक्वेंशियल ग्रोथ और 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। और पहले जो इनके 15% ईवीएम ग्रोथ का टारगेट था, उस गाइडेंस को कंपनी ने बढ़ा के अब 30 से 35% कर दिया। ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में 30 से 35% से ज़्यादा ग्रोथ ऑलरेडी कंपनी ने कर ली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो ये भी आपको सीक्वेंशियली एक्सपैंड होते हुए नज़र पड़ रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट से। तो कहीं ना कहीं गोल्ड लोन कंपनीज को काफ़ी अच्छा टेलविंड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट दोनों CLSA और जेफरीज की यहाँ खरीदारी की सलाह है 4,000 रुपये के टारगेट के साथ। तो इतने बड़े रनअप होने के बाद और स्टॉक अब 4.5-5 टाइम प्राइस टू बुक चल रहा है, उसके बावजूद ब्रोकरेज को अभी भी अपसाइड लग रही है काउंटर में। इनफैक्ट आपके सामने एक पिक्चर ले आता हूं जो गोल्ड फाइनेंसिंग की कंपनियों और बैंक्स के बारे में है, जहां मुथूट फाइनेंस क्लियर लीडर है। 10% सीक्वेंशियल ग्रोथ और साल दर साल बेसिस 45% की ग्रोथ। उनका क्लोजेस्ट पेयर है मन्नापुरम, जहां 9% और 30% की रिस्पेक्टिव ग्रोथ हुई है सिक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फेडरल बैंक और कैथलिक सीरियन बैंक ये दोनों ही साउथ बेस्ड बैंक है जिनके सब्सटैंशियल अर्निंग्स गोल्ड लोन से आते हैं। और इनकी अगर गोल्ड फाइनेंसिंग की बुक देखें तो साल दर साल बेसिस पे फेडरल बैंक के लिए वो 9% बढ़ी है और कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको अच्छा ट्रैक्शन आते हुए नजर पड़ रहा है। और क्लियरली अगर हम बात करें रिटर्न्स की तो एक साल में दुगने से ज़्यादा मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस का शेयर गया है और कैथलिक सीरियन बैंक और फेडरल बैंक के भी शेयर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमने देखे हैं। तो क्लियरली गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी पिछले 12 महीनों में गोल्ड के साथ ही ज़्यादा आपको मोमेंटम दिखाते हुए नजर पड़ रहे हैं। गोल्ड शायद 50% ऊपर है, 55% ऊपर है, लेकिन मुथूट और मन्नापुरम उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर आपको जाते हुए नजर पड़ रहा है। बिल्कुल, तो ये आज का सबसे बड़ा हीरो मुथूट। जुबिलेंट फूडवर्क भी मार्केट को पसंद आया, 7% की तेज़ी। मंगलम से जानते हैं कि ये पूरा पिज़्ज़ा का कमाल है या जो कुछ उनके और नए प्रोडक्ट्स हैं उनका कमाल है। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो एक जैसे एक वेल बेक्ड पिज़्ज़ा होता है जहाँ पर क्रस्ट क्रिस्पी होता है, टॉपिंग्स अच्छा होते हैं और काफ़ी अच्छा चीज़ भी होता है, उस तरह का क्वार्टर था जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए। अगर आप देखें तो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो 9% आई है। वो जो पुरानी मूवी में कहते हैं ना कि अगर आप फेल हो गए तो आपका दोस्त अगर फेल हो गया तो आपको ख़राब लगता है, पर दोस्त अगर सक्सीड हो गया तो और ज़्यादा खराब लगता है। अब ये देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स, डोमिनोज इंडिया का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है 9%। यहीं पर अगर आप मैकडॉनल्ड्स देखें वेस्ट लाइफ का तो -2.8% है, बर्गर किंग का जस्ट 2.8% है। तो सैंडविचेस में भी अगर आप कंपेयर करें तो उनका जो पॉपाइज का बिजनेस है छोटे बेस पे हाई डबल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वहाँ पर कर रहा है। पिज़्ज़ा टू पिज़्ज़ा में भी अगर देखें तो जहाँ डोमिनोज का 9% ग्रोथ है, पिज़्ज़ा हट इंडिया, दोनों देवयानी और सफायर के नंबर्स हैं हमारे पास, दोनों में -4 या -6% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया है। KFC भी अगर देख लें, पॉपाइज चिकन सैंडविच बनाती है तो आप KFC से उन्हें कंपेयर करें, वहाँ भी -4 और -3% आया है। तो एक तरफ जहाँ बाकी सब माइनस में उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, जुबिलेंट फूडवर्क ने 9% ग्रोथ दिखाया है और वो स्ट्रीट को काफ़ी अच्छा लगा है। और ना कि वो अच्छा लगा है, मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि 10% रेवेन्यू जो है सालों साल वो स्टोर एडिशन से करेंगे और 5 से 7% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से करेंगे। तो ये 15 से 17% तो आपके ऐसे ही हो गए। उसके साथ वो हर क्वार्टर 60 से 65 डोमिनोज स्टोर जोड़ेंगे। पिछले क्वार्टर भी उन्होंने 80 स्टोर जोड़े थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुंबई में कौन खाता है डोमिनोज या बैंगलोर में कौन खाता है, यहाँ पर तो इतने सारे कंपेटिटर्स हैं। बट भारत में कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर डोमिनोज नहीं है और वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें काफ़ी ग्रोथ मिल जाती है। और वो हमने देखा है जहाँ स्विगी और जोमेटो नहीं पहुंचते हैं वहाँ डोमिनोज पहुंचकर ग्रोथ दिखाते हैं। और FY26 के एंड में या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 के अंत तक वो 100 पॉपाई स्टोर्स पर भी पहुंच जाएंगे, तो वो 350-400 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें और 100-150 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूवमेंट हर साल होगा, तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा महंगा है, 65 टाइम्स FY27 प्राइस टू अर्निंग्स, पर बढ़िया पिज़्ज़ा है और इस वजह से स्टॉक 7% ऊपर है। बढ़िया पिज़्ज़ा है। थैंक यू मंगलम इतने अच्छी तरह से डिटेल्स रखने के लिए और जिस तरीके से आपने तुलना की Q2 के आंकड़े एक्सट्रीम पिज़्ज़ा के साथ, भूख लगी बहुत ज़्यादा, तो थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और धमाकेदार ऑप्शन का भी वक्त हो रहा है। धमाकेदार ऑप्शन के लिए हमारे साथ है मानस जी, अमित जी और अरुण कुमार मंत्री जी। मानस जी, शुरुआत आपसे कर लेंगे। धमाकेदार ऑप्शन के लिए कौन सा स्टॉक रडार पर आया? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शेयर की खरीदारी करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर रैली रिज्यूम हो सकती है।
इसलिए एसबीआई का 960 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 15 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 25 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, अमित जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी अनुज जी, फर्स्ट चॉइस एसबीआई थी, मानस जी ने ले ली, कोई बात नहीं। मेरा सेकंड चॉइस रहेगा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। करंटली 2800 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 82 रुपीज पे। इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 50 रुपीज का और टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे 150 रुपीज के। ओके, आप तीसरा ट्रेड पिक करते हैं। अरुण जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है आयशा मोटर्स में एक ब्रेकडाउन है और आयशा मोटर्स यहाँ से और एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो 6600 के पुट ऑप्शन को बाई करने की सलाह रहेगी। नीचे में मुझे लग रहा है ये अपने स्ट्राइक प्राइस के आसपास जा सकता है, तो 50 रुपए के आसपास चल रहा है, तो इसी के आसपास बाई करें। 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 78 से 84 ये दो ऊपर में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो आयशा मोटर्स का पुट ऑप्शन बाई करने की सलाह है। ओके, आयशर मोटर्स ये हो गए अरुण कुमार मंत्री जी के पिक। तो ये धमाकेदार ऑप्शंस ले ली। एक बार जुबिलेंट की चर्चा हो भी रही थी और उस पर मैं एक टेक चेक लेना चाह रही थी अमित से जी। जुबिलेंट शानदार नंबर्स और 1000 तक से, हाँ करीब करीब 1000 तक के टारगेट प्राइस आए हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। आपको कहाँ तक दिख रहे हैं जुबिलेंट फूड के टारगेट? चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं क्या? और जिनके पास नहीं है, क्या वो 613 के लेवल पर लेने का सोच सकते हैं? जी, रिसेंटली जुबिलेंट ने अपने एक जो वीकली सपोर्ट है लगभग 570 580 वहां पे होल्ड करके एक रिवर्सल दिखाया है और आज के सत्र में जरूर इंट्राडे गेन्स जरूर गिव अप किए क्योंकि काफी अच्छा खासा स्ट्रेंथ था, बट 50 डे में स्टॉक ने अभी भी क्रॉस किया हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 640 टू 645 के नियर टर्म टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे लगभग 600 रुपीज का। जुबिलेंट फूड्स पे टेक चेक आपकी स्क्रीन पे 613 पे। अच्छा, वो स्टॉक्स जो कि थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं ब्रेकआउट के बाद रिएक्ट करने में, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में सब्सटेंशियल मूव है। लुक एट अदानी एंटरप्राइजेस 4% ऊपर, बट इसे स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे आप, इसे कहेंगे पुल बैक, इसे कहेंगे रिवर्सल। इट्स नहीं, माफ़ कीजिएगा, एक बार इसका डेली चार्ट रखिएगा और इसकी तुलना में अगर मैं अदानी पोर्ट्स को देखूँ, अदानी एंटरप्राइजेस की तुलना में अदानी पोर्ट्स ज़्यादा क्लियर चार्ट था। बहुत ही, अगर आप देखें जिसे कहते हैं क्लियर कट ब्रेकआउट के चांसेस थे। 1500 पे पुट राइटिंग थी। सौमिल, आप क्या कहेंगे? आई मीन बेहद ही शानदार पैटर्न, बट अभी तक रिएक्शन नहीं दे पाया क्या? थोड़ा सा आउट ऑफ दीज टू अगर प्रेफर करना हो किसी स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज में शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन के मद्देनजर पोर्ट्स की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? सौमिल, आप म्यूट पर हैं। अपॉलॉजीज वीरू अगेन। दोनों में मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा अदानी पोर्ट्स। ऑलरेडी एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है वीकली मंथली चार्ट्स पर, डेली चार्ट्स पे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रॉब्लली मैंने ये बहुत बार शो में दिया भी है, लेकिन इस समय अगर आप अदानी एंटरप्राइज देखें तो वो 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग देने वाला है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली यहाँ से हो सकती है। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस क्योंकि एक इंपल्सिव मूव है, हायर टॉप हायर बॉटम है ऑन द डेली चार्ट्स। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2460 के आसपास, एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि ऊपर में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 2700 तक के टारगेट्स हो सकते हैं और वो एक ब्रेकआउट लेवल है। उसके ऊपर 3000 के लेवल्स डेफिनेटली एक्सपेक्टेड रहेंगे ना मीडियम टर्म आउटलुक। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए सौमिल जी के पास और मिड का फंडा के लिए अभिजीत जी के पास चलेंगे। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, मैरिको में अनुज जी खरीदारी करनी है तो मैरिको का 730 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि स्टॉक में एक ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो 730 का कॉल ऑप्शन 15 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 25 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। मैरिको चर्चा हो भी रही थी सस्ता ऑप्शन के लिए, मानस जी को अच्छा लग रहा है यहाँ पे खरीदारी कराए। एफएनओ सुपरस्टार राजेश सातपुते जी, कौन सा स्टॉक? श्रेया जी देखिए, मेरी नजर है एफएसएल ई कॉमर्स के चार्ट के ऊपर। अगर आप ये चार्ट देखें तो एक एक्सेलेंट चार्ट है, कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन 256 के ऊपर हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें और जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, डेटा अगर आप एफएनओ का डेटा देखें तो मुझे लगता है एक स्विंग का एक कंजर्वेटिव छोटा टारगेट भी लेके चले तो मुझे लगता है ये करीबन 268 270 तक का एक स्विंग मिलेगा। तो इसके लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करें 254 का। ओके,
आज एक बार फिर से इसमें शॉर्ट कवरिंग विजिबल है और अब चलते हैं सोमिल जी के पास उनके ट्रेड के लिए 4 का चमत्कार। सोमिल क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरा ट्रेड होगा SBI लाइफ पर। बहुत अच्छा सेटअप है, ऑलरेडी मीडियम टर्म में एक बड़ी रेंज से ब्रेकआउट मिला है, ऊपर की तरफ हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। 2 दिन पहले 10 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके फिर से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1965 पे और टारगेट रखेंगे 2080 पे। ओके चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए अभिजीत जी के पास ले जाओ। अभिजीत जी बताइए आपकी पिक। जी मुझे सीमेंस एनर्जी काफी पसंद आ रहा है। ये लास्ट ईयर सीमेंस इंडिया में से डीमर्ज हुआ था कंपनी। करीब 1,15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। गवर्नमेंट का जो फोकस है ग्रीन एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम पे, तो उसमें ये परफेक्ट फिट बैठ रहा है। करीब 3,000 से 3,300 की रेंज में एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा। हालांकि ऐसे टाइप के जो स्टॉक्स जो हाई क्वालिटी रहते हैं जिसमें पीई रेशियो देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये फ्लोट इनके कम रहते हैं और इनके फ्यूचर कैश फ्लोज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मेरा पिक रहेगा सीमेंस एनर्जी जिसका सिंबल है ENRIN ENRIN। थैंक यू। सीमेंस एनर्जी 3250 पे ये आपकी बाय कॉल है। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए, एक एक करके मैं आपके स्क्रीन पे सारे ट्रेड रख देता हूँ। हमने शुरुआत की थी, पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन माना जी के सोचने से आया था, मैरिको की कॉल जिसका जिक्र हम कर रहे थे। बहुत ही क्लीन चार्ट, बहुत अच्छा बिल्डअप। 25 के लक्ष्य के लिए ये कॉल लेनी है 730 की। राजेश सतपुते FNO सुपरस्टार और इन्होंने ट्रेड पिक किया FSN ई-कॉमर्स नायका फ्यूचर्स। सोमिल मेहता ने पिक किया आज का 4 का चमत्कार और ट्रेड रहा इनका आज SBI लाइफ 2080 के लक्ष्य के लिए 1996 पे ट्रेड करता। और अभिजीत ने अभी जो पिक किया वो था आज का उनका मिड कैप फंडा एंड दैट सीमेंस एनर्जी 3249 पे ट्रेड करता हुआ। थोड़ा सा अगर मैं कुछ अभी थोड़ा स्टैट्स चाहिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा 1-2 स्टॉक्स को और देख लेता हूँ जो अच्छा कर रहे हैं। मैरिको इस वक्त जो टिक बाय टिक चार्ट्स होते हैं और OI बिल्डअप होता है उसके अनुसार लीड करता हुआ और शानदार मूव है। और कुछ काउंटर्स जो कि मेरे स्क्रीन पे इस वक्त एक मूव दे रहे हैं, उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र टुवर्ड्स डे हाई, टिक बाय टिक चार्ट में ये डे हाई पर है बट डोमिनेट कर रहा है मैरिको। और फिर लेके आइए आप एक ट्रेंड, एक छोटा सा रिवर्सल है यहाँ पे। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके आइए 3/4% ऊपर और ये जनाब 314 के आसपास आके ट्रेड करता हुआ। ये भी एक बहुत क्लीन चार्ट। और जियो ने जो आज इंट्राडे हाई क्रिएट किया, इट वाज क्वाइट सिमिलर टू यस्टरडेज हाई। बट एक और चीज़ है, 24 सितंबर के बाद की ये जो पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री है उसको क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ। राजेश सतपुते, जियो पर आपका टेक है। विद डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन लाइसेंस होल्ड करते हैं बट उसी समूह की कंपनी है। बट चार्टी के लिए सारे एवरेज के ऊपर क्लोज टू थ्रेशोल्ड पॉइंट लग कैसा रहा है आपको? बेहतरीन चार्ट है वीरेंद्र जी। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि जो फॉलिंग चैनल है जिसका रेजिस्टेंस था करीबन 310 का, तो ये 310 के ऊपर यहाँ पे जो बाय है वो और स्ट्रांग होता है। तो जियो फाइनेंस जैसे कि अमित जी ने कहा था, ये काउंटर बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा अकॉर्डिंग टू 310। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 306 का। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का जो टारगेट बनता है वीरेंद्र जी वो 330 प्लस का बनता है। ओके 330 प्लस तक के टारगेट जियो फाइनेंशियल डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर। खरीद फरोख्त करने से पहले अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। चलिए अब बात करते हैं वाइट गुड्स स्पेस की। दूसरी तिमाही में अगर आप बात करें तो वाइट गुड्स कंपनियों के नतीजे कमज़ोर रहे, लेकिन उसके बावजूद देखें तो शेयर में निचले स्तरों से खरीदारी दिख रही है। इसकी वजह क्या है और वाइट गुड्स स्पेस में क्या चल रहा है, ये समझाने के लिए कंचन नौटियाल मौजूद है। कंचन बताइए। गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली जो नंबर्स आए हैं Q2 के वो हमें थोड़े से वीक साइड में देखने को मिले हैं। मैं चार्ट डायरेक्टली आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आती हूँ जहाँ पे LG, साथ में वोल्टास और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के जो मार्जिन्स हैं आप देखेंगे पिछले साल से अगर कंपेयर करा जाए तो यहाँ पे सीधे सीधे आधे होते हुए नजर आए हैं। जैसे कि पहले 6.2 था, 3%, इसी तरीके से बाकी 2 कंपनीज के भी मार्जिन्स हैं। अब जो ये गिरावट है वो आखिरकार आई क्यों है? जैसे कि हमने देखा है कि Q2 में जो GST 2.0 आया था उसके चलते जो बाइंग आई है कस्टमर की तरफ से वो थोड़ी सी डेफर होती हुई नजर आई है। नए GST रिफॉर्म के चलते लोगों ने ये भी सोचा है कि एक बार इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाए उसके बाद ही खरीदारी करेंगे, जिसके चलते जो इन्वेंट्री है उसमें थोड़ी सी जो मंदी है वो आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट इस टाइम पे जो गर्मी थी वो भी हमें कम होती हुई दिखाई दी है, जिसके चलते
ये जो ओवरऑल ग्रोथ है उस पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। फॉरेक्स में अलग से एक वॉलेटिलिटी बनी हुई थी और जो कमोडिटी कॉस्ट है वो भी हमें हायर साइड में आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि लोअर लेवल से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। उस रिकवरी के पीछे का रीजन है जो तीनों की ही मैनेजमेंट है, वहां से जो ग्रोथ जो अप्रोच है वो ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर हम वोल्टास की बात करें तो उन्होंने बोला है कि यस कि Q2 में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो हमें कहीं पे भी लॉन्ग टर्म दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले टाइम पे ये शट ऑफ होती हुई दिखाई देगी। जो जीएसटी कट का बेनिफिट है वो हमें आने वाले Q3 और Q4 में आता हुआ दिखाई देगा। एलजी ने भी कुछ इसी तरीके की चीजें कही है कि बिक्री में सुधार आने की उम्मीदें जताई जा रही है। फेस्टिव मांग से, शादियों के सीजन से यहाँ पे जो डिमांड है वो और भी अच्छी होगी। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करी जाए तो इन्होंने अपनी गाइडेंस को रिवाइव किया है। ये बोल रहे हैं कि सेल्स में 17 से 19% की बढ़त देखने को मिलेगी, जो कि फिस्कल ईयर 25 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। मुनाफा भी 3 से 7% तक बढ़ सकता है और पूरे साल के अंदर 700 से लेके 750 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कंपनी सोच रही है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी ऑप्टिमिस्टिक है, जिसके चलते ये वापस से रिवाइवल है चार्ट्स पे। ओके, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, उसने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाया। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। और वाइड को स्पेसिस में अगर आप देखें तो फिर निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि चार्ट्स कम होंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स देखे अमित जी आपने, साथ ही अब मैनेजमेंट की कमेंट्री भी देखी, कैसा लग रहा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स? जी श्रेया जी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्चुअली डेटा बहुत कम है, आई थिंक लेस देन 20 डेज। तो जितना भी अवेलेबल है 1600 इज सपोर्ट। आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकली कमेंट करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे 15-20 दिन का ही डेटा है चार्ट्स पे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आज है चिल्ड्रंस डे। किसी ने बहुत खूब लिखा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है वो उम्र का एक बेहतरीन हिस्सा है। बचपन की यादें सबसे प्यारी होती हैं, वो मासूमियत, वो बिंदास अंदाज, निस्वार्थ मुस्कान, मीठी शरारतें, बचपन की हर कहानी पुरानी है। चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश, जब मैं छोटा बच्चा था। चलिए तो आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और गेस करिए। वीरू आप गेस करिएगा, पहली पिक्चर कौन सी है, दिखाइए जरा। ये मानस नहीं, ये मानस है। अच्छा, मानस ही मानस आपकी नहीं पिक्चर भी है। हाँ ये तो, हाँ ये मानस है, मानस कहाँ की है? मानस फुल फ्रेम में ठीक लग रही है। ये जो हम लोग लखनऊ में एक सबसे पुराना घर था हमारा, वहाँ की पिक्चर है और स्कूल जाते समय पिक्चर ली गई थी। हाँ अच्छा, चलिए वैसे काफ़ी सिमिलैरिटी है वीरू, आपने सही कहा। वैसे मेरी बचपन की फ़ोटो ऐसी ही होती थी वैसे। चलिए अगली पिक्चर देखते हैं। अगली पिक्चर देखते हैं कि कौन सी है, किसकी है बचपन की फ़ोटो। ये फुल फ्रेम पे दिखा सकते हैं। फुल फ्रेम पे दिखाइए। हाँ। ये कौन गेस करेगा? टफ है ये राजेश सातपुते जी, अमित सेठ। अब 4 के नाम तो ले लिए शायद तुमने, हैं तो इन दोनों से कोई ना कोई होगा। 2 के तो नाम लिए सर मैंने। यतिन आप पहचानो कौन है? हाँ मुझे अमित जी लग रहे हैं। अमित जी लग रहे हैं मुझे। बताइए डायरेक्टर साहब, किसकी फोटो है? राजेश जी की फोटो है। राजेश जी शर्मा रहे हैं, देखिए। अरे राजेश जी, मैंने पहला नाम राजेश सातपुते जी का ही लिया था, फर्स्ट गेस था मेरा। ये कब की फोटो है आपकी? ये कहाँ, पंचगनी की कहाँ है? हाँ पंचगनी के, बराबर आपने बिल्कुल सही पहचाना, पंचगनी की फोटो है। विद फैमिली गए थे हम लोग, तब निकाला था। बहुत मुश्किल पड़ा ढूंढने के लिए, आज बहुत मुश्किल पड़ा। पंचगनी आज भी वैसा का वैसा ही है, इसके लिए पहचान लिया। वैसे बहुत शानदार जगह है और मेरी फेवरेट, एक्चुअली अगर फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है। सुबह गाड़ी उठाओ, पहुंचो 4-5 घंटे में पंचगनी, और बहुत बहुत प्यारी लगती है वो जगह। चलिए तो 2 हो गए, अब नेक्स्ट फोटो लेकर आइए जरा। अरे इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। ये तो बहुत ही ब्लर है। ये ब्लर्ड है काफी। अमित जी गैस कर रहे हैं, बताइए अमित जी। ये सोमिल जी की लग रही है मेरे को फोटो। हाँ अच्छा, अरुण जी एकदम ऑड कर रहे हैं। सोमिल कहाँ की फोटो ये मनाली की फोटो है। बचपन में गए थे पेरेंट्स के साथ, तो वहां पे खिंचाई थी।
ओके चलिए, तो ये मनाली की फोटो। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन फटाफट लेकर आइए। गावस्कर है, हाँ बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट है। इजी टू गेस। ब्लैक एंड व्हाइट गावस्कर। ब्लैक एंड व्हाइट गावस्कर से क्या मतलब है आपका? बाल बहुत है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही थी उस समय, ब्लैक एंड व्हाइट ही होती थी शायद, इसलिए मैंने कहा ब्लैक एंड उस समय तो सबके ब्लैक एंड व्हाइट ही थी। हाँ, सबके ब्लैक एंड व्हाइट ही होती थी उस समय। मेरी भी जो सबसे पुरानी, एकदम सबसे पुरानी थी, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट ही थी। खैर अब तो नहीं है। अच्छा, ये मैं गेस तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं वीरू को नाम लेने दूंगा या श्रेया को नाम लेने देंगे। अरुण कुमार मंत्री जी हैं ये। अरुण कुमार, हाँ ये अरुण कुमार मंत्री। अरुण कुमार। अब श्रेया बोलेंगे अरुण जी तब दाढ़ी नहीं थी आपकी। नहीं, नो स्ट्रक्चर, मैंने नो स्ट्रक्चर से पहचाना। हाँ बिल्कुल। चलिए अरुण जी, कहाँ की, कब की फोटो ये? बहुत बिल्कुल फर्स्ट टाउन आपका? अनुज जी, मुझे लग रहा है, जितना मुझे याद है, तिरुपति की फोटो है। हम साउथ इंडिया में तिरुपति बालाजी के मंदिर गए थे। 99% वहाँ की, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, पर मुझे लग रहा है वहीं की फोटो। ओके चलिए, इंटरेस्टिंग हो रहा है सेगमेंट, थोड़ा फटाफट आगे बढ़ाइए जरा। और ये अमित जी हैं। अमित जी हैं, ये तो क्लियर पता चल रहा है। हाँ अमित जी, आप तो अभी भी ऐसे ही दिखते हैं वैसे। बात भी उतनी है। हाँ, बाल भी बिल्कुल वैसे ही हैं अभी तक। ये कलकत्ता का ही है, कहीं और का है? नहीं अनुज जी, ये नेपाल की है। मैं अपने फादर मदर के साथ गया था। आई थिंक आई वाज 5 years old। 5 years old। ये थिंक ये फोटो नहीं है क्या? अच्छा चलिए गेस करेंगे। ये तो बॉस ये तो अनुज सर की पिक्चर। हाँ ये, हाँ बिल्कुल सही पहचाना, ये मेरी फोटो है। ये स्कूल यूनिफॉर्म है क्या? नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है ये हम फैमिली के साथ साउथ घूमने गए थे। बैंगलोर की फ़ोटो है एक्चुअली। बैंगलोर में वो जो गार्डन है ना, वहाँ की फ़ोटो है ये। उसमें हमने पूरी फैमिली की पिक्चर खिंचवाई थी ये। मुझे बहुत ज़्यादा पुरानी पिक्चर्स मिली नहीं एक्चुअली, तो ये मिली, तो यही मैंने डाल दी यहाँ पर। बिल्कुल बहुत शानदार मेमोरी थी वैसे हमारी पूरी, एज अ फैमिली फर्स्ट ट्रिप थी। उस समय वो, ये श्रेया लग रही है वैसे तो। श्रेया। ये कब की फोटो है? ये सर श्रेया की कलर है। हाँ सर, सिक्किम से हम जब समर वेकेशन होता था तो पापा ज़बरदस्ती, पूरी दुनिया गर्मियों में सिक्किम आ रही होती थी, हम गर्मियों में बिहार जा रहे होते थे, तो वहाँ तभी खिंचवाया था सभी फैमिलियों के साथ। बड़ी नाइंसाफ़ी है वैसे सच में। ये आशीष है। ये आशीष ये आशीष पॉपिंस खा रहे हैं। नहीं, आशीष वैसे पॉपिंस खाते नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से पहले बहुत खाता था। पॉपिंस है ये। कब की फोटो है आशीष ये? अरे तो बहुत घर की फोटो है, बहुत बचपन की। ओके चलिए, आखिरी फोटो इस समय की, और मैं ही बचा। देखिए ये शक्ल में ही छुपा है एक्चुअली। आई थिंक ये सबसे इजी था, ये सबसे इजी था। क्यों वीरू? ये तो यतीन ऑब्वियसली, ये तो यतीन है। ये एक्चुअली मेरी हमारा फैमिली बिजनेस रिटेल का है, और ये मेरे शॉप के बाहर की फोटो है। और आप देखेंगे तो पीछे वो दूध के क्रेट्स पड़े हुए हैं, जहाँ हम लोग बहुत सारे लोग, मतलब जो पेट्स होते थे उनको अक्सर ये फीडिंग किया करते थे। तो ऑब्वियसली जब आप बच्चे हैं तो वो मन होता है कि आप कुत्ता बिल्ली पकड़ लो, तो तभी एक पापा ने फोटो ली थी। तो बिल्ली से डर नहीं लगता था आपको? यही तो है ना, मतलब जब बच्चे हो तो क्या ही पता चलता है। खैर नहीं, वैसे एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे जैसे जो हमारा कॉन्डो है ना, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रे डॉग्स, कम्युनिटी डॉग्स और कम्युनिटी कैट्स हैं। तो बच्चों ने उनके नाम रखे हुए हैं सबके, और वो बच्चे पहचान भी जाते हैं। मुझे तो सारे जैसे एक जैसे दिखते हैं, उनको सबके नाम भी पता है। उनको ये भी पता है इनमें से कौन स्क्रैच करेगा अगर आप गलत तरीके से टच करेंगे, कौन बाक करेगा, सब कुछ करेगा। तो खैर बच्चों में डर नहीं होता वैसे, जब वो स्पेशली ग्रोइंग अप होते हैं। तो वो जब बड़े हो जाते हैं तब डर आ जाता है, बच्चे होते हैं तो डर नहीं होता है। चलिए, बहुत शानदार ये सेगमेंट, और एक बार सबको फिर से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें, क्योंकि वरना तो बाकी लाइफ में बहुत कुछ है। इसी पे सर मेरे पापा ने एक बहुत प्यारी कविता लिखी थी, और वो ये थी कि मेरा बचपन कितना निश्चल,
कितना चंचल, निर्मल जल की धारा सा सुप्रफमान, सुव्र धवल सा हिम स्वच्छमान, गाता खगसा वो किल्लोल शोर, खेल खेल में होता मन मोर मोर, मेरा बचपन कितना निश्चल कितना चंचल। चलिए, शानदार कविता और बिल्कुल वेरी नाइस, बिल्कुल शानदार सेगमेंट। थैंक यू सो मच आप सबका इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे एंथुसियाज्म के साथ। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर। हाँ, वेलकम बैक। चलिए अब हमारे साथ फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पराग जी, गुड आफ्टरनून। बाय द वे, मार्केट में एकदम से शानदार रिकवरी आ रही है वापस। निफ्टी देखिए डे लो से एकदम से एक वर्टिकल जंप लेता हुआ, और इनफैक्ट किसी भी मोमेंट हम ग्रीन में आ सकते हैं। बैंक निफ्टी तो ग्रीन में आने की तैयारी कर ही रहा है। पराग जी, पहले शुरुआत करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे से, मुथूट फाइनेंस। क्या व्यू है आपका इस स्टॉक पर? बेसिकली ये स्टॉक हमें काफी नीचे के स्तर में काफी अच्छा लगता था, लेकिन आज की तारीख में वी डोंट ओन द स्टॉक, और ये हम मोमेंटम चेस करना नहीं चाहेंगे। हालांकि कंपनी बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो अर्निंग ग्रोथ और ये मोमेंटम आया है, AUM ग्रोथ वगैरह, वो गोल्ड प्राइसेस की वजह से है। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि वी आर एट नियर पीक इन गोल्ड प्राइसेस, तो मैं ये मोमेंटम को चेस नहीं करना चाहूंगा। फाइनेंशियल सेक्टर में मैंने काफी पहले इंटरव्यूज में सिटी यूनियन बैंक की बातें हमने काफी की है, जो मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है। उसमें भी 30% ऑफ द लोन बुक जो है वो गोल्ड लोन रहा है। फेडरल बैंक जो एक हमारा बड़ा होल्डिंग है आज की तारीख में, उसमें भी 13% ऑफ द लोन बुक गोल्ड लोन है। तो वी आर प्लेइंग इट थ्रू बैंक्स, रीजनल बैंक्स। और सबसे बड़ा तो मेरा आज की तारीख में ओवरवेट पोजीशन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें हमारा 8% होल्डिंग है आज की तारीख में हमारे पोर्टफोलियो में। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक है ये हालांकि हर इन्वेस्टर को मैं बोलना चाहूंगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्ट करें, और हमारा जो टेन्योर है वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन SBI में मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, करीबन 8,90,000 करोड़। उसमें से आप 3 लाख करोड़ की तो आपकी सब्सिडरी वैल्यू है। अब छोटे से छोटे जैसे NSE में उनका स्टेक है, उसकी वैल्यू 50,000 करोड़ है। SBI म्यूचुअल फंड का IPO आ रहा है, जिसमें उनकी वैल्यू करीबन 65,000 करोड़ है, और जिसमें वो 6% स्टेक बेचने भी वाले हैं। तो बेसिकली ये जो बैंक है आपको 1.1 टाइम बुक पे मिल रहा है, 7 के P पे मिल रहा है। मेरे हिसाब से 80,000 करोड़ का पैट आएगा अगले साल। और ये क्वार्टर में मैनेजमेंट ने, सेठी साहब ने मार्जिन को लेके बहुत ही बढ़िया काम किया। उन्होंने करंट अकाउंट 18% से ग्रो किया YOY ऑन सच अ लार्ज बेस। 44 लाख करोड़ की लोन बुक में क्रेडिट कॉस्ट सिर्फ 39.39% था, तो विच इज एक्सेप्शनल इन माय व्यू। एंड वो एक ये जो आज की तारीख में FI की इतनी सेलिंग है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इंडिया की सबसे बड़ी बैंक जो 20% ऑफ द लोन बुक है, उसकी क्रेडिट कॉस्ट 50.5% से भी अगर नीचे है, तो आप वहां देख सकते हैं कि इंडिया की एक्चुअली ऑन ग्राउंड इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है, जो लास्ट ईयर नहीं कर रही थी ड्यू टू वेरियस रीजन। लेकिन अभी गवर्नमेंट और RBI ने जो स्टेप्स लिए हैं, GST कट, रेपो रेट कट, इनकम टैक्स स्लैब का बढ़ाना, उसकी वजह से इतनी अच्छी रिकवरी है। तो ये FI जो अभी इंडिया में बेच रही है और AI स्टॉक्स खरीद रही है, इनको ये मैं कहना चाहूंगा कि ये वो लोग बहुत बड़ी तेजी मिस कर रहे हैं। तो अगले साल इंडिया का जो खास करके फाइनेंशियल्स, क्रेडिट ग्रोथ, कंजम्पशन, ये सब जो इंडिया का जो आउटलुक है मेरा, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। और उसके बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक। जो एक तरफ वो बैंक्स है, एक तरफ सिटी यूनियन, फेडरल, DCB जैसी रीजनल बैंक्स है। बिल्कुल। मीनवाइल एक बार मार्केट देख रहा है, अब जैसे मैं कह रहा था कि एकदम से बहुत शार्प रिकवरी, किसी भी मोमेंट हम ग्रीन में आ सकते हैं 25,901 पर। और एक बात बताऊं मैं आपको, एक बैंक निफ्टी लेकर आइए इस बार, और अब एक बार ज़रा लेकर आइए आप 25,900 की कॉल। आई थिंक यहाँ पर अगर कॉल राइटर अब फंसना शुरू हुए, क्योंकि मार्केट में देखिए किस तरीके से स्प्रिंग की तरह से एक मूव दिखाया है, और ये कुछ सेंस कर रहा है मार्केट। वैसे जिस तरीके से आज शाम को आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाएंगे BJP हेडक्वार्टर्स, उसके बाद क्या कुछ अनाउंसमेंट वगैरह होंगी, खैर कहना थोड़ा टफ है, लेकिन शानदार रिकवरी मार्केट में इस समय। और एकदम से देखिए आप डे हाई पर आ गए श्रेयाम, 25,906, 25,910 पर इस समय
तो क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में इस समय। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ से और क्या चालू होता है, क्लोजिंग इम्पैक्ट कैसी रहती है मार्केट की। पराग जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आपने पूरे फिनेंशियल सर्विसेज के ऊपर अपनी राय रखी और रिजल्ट Q2 के रिजल्ट्स जो हैं वो अब ख़त्म हो गए हैं, तो कंक्लूजन और सार क्या निकाला आपने? कोई ऐसे सेक्टर जहाँ सिर्फ ग्रीन शूट्स नहीं बल्कि फुल फ्लेज रिकवरी दिखी हो आपको, और आपको ऐसा लगता हो कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में यहाँ पे और शानदार परफॉर्मेंस होंगे और यही मौका है कि यहाँ पर हाथ लगाया जाए, तो वो कौन से सेक्टर्स अगर और स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए तो? देखिए, मैं ऐसे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की बात करूंगा। ज्यादातर ये उम्मीद थी कि सारी बैंकों के मार्जिन गिरेंगे और ज्यादा गिरेंगे, बिकॉज रेपो रेट कट 100 बिप्स हुआ था, तो उनकी डिपॉजिट को रिप्राइस होने में टाइम जाता है, तो उसके लिए सारी बैंक्स में ये एक्सपेक्टेशन था कि 10-15 बिप्स तो हर बैंक के मार्जिन गिरेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, फेडरल बैंक में जैसे 15 बिप्स QOQ मार्जिन एक्सपांशन करके दिखाया, SBI ने मार्जिन एक्सपांशन करके दिखाया, कोर निम 5 बिप्स QOQ, ICICI बैंक ने भी कोर निम बढ़ा के दिखाया। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी सरप्राइज थी। और अब तो SBI चेयरमैन ने जैसे बोला है कि यहाँ से तो मार्जिन में यू शेप रिकवरी है। एक तरफ ग्रोथ आ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, बिकॉज GST कट के कारण, फेस्टिव डिमांड के कारण ये कंजम्पशन ग्रोथ चालू हो गया है, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग बढ़ने लगा है। तो एक तरफ ये है कि क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है और एक तरफ मार्जिन बॉटम हो गया है। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग और फाइनेंशियल सबसे बढ़िया ऐसा, और इट इज अ क्लियर प्रॉक्सी, लेवरेज प्रॉक्सी टू इकोनॉमी, एंड मेरे हिसाब से इकोनॉमी इज गोइंग टू डू वेरी वेल। तो ये एक क्लियर था। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, दूसरा एक इकोनॉमी की प्रॉक्सी की बात करें, L&T की ऑर्डर बुक इस बार रिकॉर्ड थी। 1,15,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो थे, 6,67,000 करोड़ की उनकी ऑर्डर बुक हो गई है अभी। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है। एक तरफ क्रेडिट ग्रोथ मार्जिन बैंक्स में है, एक तरफ L&T की ऑर्डर बुक है, एक तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा जो रूरल इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी ट्रैक्टर की ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाया है। जो पहले सिंगल डिजिट बोलते थे, अभी वो 10 से 12% की बात कर रहे हैं। सेम एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने भी बढ़ाया है। तो हमने तो हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स भी काफी लिए हैं जो ये रूरल रिकवरी से फायदा करेंगे। तो मेरे हिसाब से काफी सारी चीजों में रिलायंस का रिटेल ग्रोथ आप देख लीजिए, रिलायंस का Q2 का रिटेल ग्रोथ YOY 16% ऊपर था, Q3 में और भी ज्यादा एक्सेलरेट करेगा ये। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी ग्रीन शूट्स के, मैं तो बोलता हूँ रिकवरी ही शुरू हो गई है। अभी लोग ये वेट करना चाहते हैं कि नवंबर में रहेगा, फिर दिसंबर वापस ठंडा पड़ सकता है। मैं बोलता हूँ थोड़ा ठंडा पड़ भी सकता है, लेकिन एक जो पुश दिया है गवर्नमेंट और RBI ने, वो अभी तक मार्केट में लार्ज कैप में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह कि FI सेल कर रहे हैं। अभी जैसे हमने देखा कि लास्ट फेड की मीटिंग में जो हॉकिश रेट कट हुआ, 25 बिप्स रेट तो काटा उन्होंने, लेकिन जो दिसंबर की रेट कट की संभावनाएं कम हो गई है, उसके कारण अभी भी FI की सेलिंग चल रही है मार्केट में, इसीलिए लार्ज कैप अभी भी नहीं चल रहे। इस बीच निफ्टी 25,925 और बैंक निफ्टी 58,200 से लेकर 58,500, यानी करीब 325 पॉइंट का सफर तय किया बैंक निफ्टी ने। अच्छा पराग जी, अभी आपने रूरल रिकवरी इकोनॉमी के बहुत स्ट्रांग होने की बात की, आपने पोर्टफोलियो के अपने कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या भी करी यहाँ पर। FMCG में आपने कुछ ऐड किया है क्या इस क्वार्टर में, इन नंबर्स को देखने के बाद, इस बार के नंबर्स को देखने के बाद? तो FMCG और IT जो है वो कॉन्ट्रा बेट्स है। यहाँ पे हमने देखा है कि कोई, जैसे आज इन्फोसिस 3%, 2.5%, मैंने जब देखा तब तो 2.5 से 3% नीचे था। टेक महिंद्रा कुछ 2-1% नीचे था। FMCG में लीवर है, मैरिको है, डाबर है। मेरे हिसाब से ये सारे कॉन्ट्रा बेट्स है, इसमें कभी भी रिकवरी आ सकती है। मेरे हिसाब से FMCG में भी, जैसे हिंदुस्तान लीवर ने क्लियरली बोला है कि नवंबर से यू विल सी रिकवरी, बिकॉज तब तक ये GST जो कट हुआ है और उसकी वजह से जो उनकी इन्वेंट्री का जो कंसोलिडेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और रूरल इंडिया अच्छा ही कर रहा है, तो देयर इज नथिंग टू से कि FMCG में रिकवरी नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से FMCG और IT जो है वो बहुत ही, फर्स्ट ऑल ये सेक्टर बहुत अच्छे हैं और आउट ऑफ फैशन है। तो ये एक हमारे जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ऐसे सेक्टर जो क्वालिटी सेक्टर है, जहाँ फ्री कैश फ्लो बनता है इतना सारा, जैसे कि इन्फोसिस में हम देखते हैं 30,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है और इतना 18,000 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं,
यहाँ पे किसी कोई कंपनी सिर्फ अपना वॉर चेस्ट खड़ा करने के लिए 10,000 करोड़ रेज कर रही है, उसका स्टॉक का भाव ऊपर जा रहा है, और एक कंपनी जो 18,000 करोड़ शेयर होल्डर को वापस दे रही है, उसका स्टॉक नीचे जा रहा है। तो ये सब एनोमलीज है, वो मार्केट में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। चलिए पराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपने कन्विक्शन आइडियाज़ पर आपने पूरी तरीके से टिप्पणियां करी, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी में गजब का स्ट्रेच 25,907 एटलीस्ट हमने, अगर आप देखें, एक बड़ा मूव दिया और अनुज उस रेंज को रिस्पेक्ट दी। तमाम अगर आप देखें ग्लोबल आई थिंक सॉफ्टनेस के बावजूद हमने उस रेंज को नहीं तोड़ा और वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक। अनुज अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम, क्या अप्रोच रखें मंडे मॉर्निंग के लिए इस मैंडेट के साथ 202 इंडिया की फिगर के साथ? बिल्कुल वीरू, और देखिए एक चीज़, आप मार्केट का निफ्टी का आज का लो लेकर आइए आप जरा, और आज का लो है 25,741। आज सुबह जो हमने फर्स्ट सपोर्ट और बाय जोन की बात की थी वो 25,750 से 25,800 ही था, और एक यही व्यू था कि 25,650 के ऊपर जब तक हैं तब तक आप किसी भी गिरावट में 25,750 से 25,800 के बीच में अगर गिरावट मिले तो उसे लपक लीजिएगा। और आई थिंक मैं हैरान नहीं हूँ कि अब हम डे हाई पर बंद हो रहे हैं। ये मार्केट कुछ सेंस कर रहा है कि वीकेंड पे शायद कुछ बड़ी डेवलपमेंट आ जाए, शायद हो सकता है ना भी आए, लेकिन मार्केट उस रिस्क के साथ जाने को तैयार है, क्योंकि मार्केट को लगता है कि अपट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि अगर वो नहीं भी आया और अगर गैप डाउन भी हुआ तो रिकवरी आ जाएगी। जैसे आज रिकवरी आ गई आप देखिए, और जब मार्केट स्ट्रांग अपट्रेंड में होता है ना तो मार्केट को गिनती के 3 मिनट लगते हैं रिकवरी में। 3 मिनट में आई है पूरी की पूरी रिकवरी, जो इंट्राडे में 200 पॉइंट की रिकवरी आई है आई थिंक 3 या 4 मिनट में, बस उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा मार्केट को। खैर एनीवे, लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। वीकेंड के रिस्क को अगर आपको हेज करना है तो मंगलवार के कुछ पुट ऑप्शंस के साथ अपने आप को हेज कर लें। और ये मार्केट अब काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और मुझे लग रहा है कि एक बार आप 26,000 के ऊपर टिक गए, जो कि थोड़ा सा दूर है, एक बार उसके ऊपर टिक गए तो उसमें और ज़्यादा मोमेंटम आएगा, और डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स जो हैं उन पर फोकस करें, ये आपके लिए एक स्ट्रैटेजी होगी। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम फीडबैक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज 2 स्टॉक्स जो फोकस में हैं, सबसे पहले कैनरा बैंक और पीएसयू बैंक्स में आखिर के आधे घंटे में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, और शायद इसी तर्ज पर डीलर्स खरीदारी की में सलाह दे रहे हैं, बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं 147 से लेकर 148 के नवंबर फ्यूचर्स के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा नायका, ये काउंटर में भी हमने अच्छी खासी एफआई बाइंग देखी है। इनफैक्ट जो नवंबर सीरीज़ का ओपन इंटरेस्ट है वो भी दिखा रहा है कि यहाँ जो लॉन्ग पोजीशन से और बढ़ रही है, और ये काउंटर है यहाँ डीलर्स 275-280 तक के पोजीशनल टारगेट्स की बातें कर रहे हैं। ओके, तो ये 2 काउंटर्स यहाँ पे डीलर्स बेट लगा रहे हैं, एक नायका, साथ ही आपके स्क्रीन पर दूसरा स्टॉक बहेगा कैनरा बैंक, यहाँ पर खरीदारी की राय डीलर्स की तरफ से। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेना भी शुरू कर देते हैं। अमित सेठ जी बताइए किसके साथ जाएंगे आप, एसटीबीटी या बीटीएसटी? जी बीटीएसटी जाऊंगा। मुझे श्रेया जी इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पसंद है, 967 का प्राइस है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 960 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 985 रुपीज के। ओके, गावा सर आप क्या कैरी कर रहे हैं? मेरा ध्यान गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर है, 1146 पर ट्रेड करता है, स्टॉप होगा 1140, 6 रुपए का, टारगेट 1180 पॉसिबल है गोदरेज कंज्यूमर। ओके, गोदरेज सीपी है 1146 पे आपका बाय कॉल। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? भारत डायनामिक्स हालांकि थोड़ा सा आप कह सकते हैं गैप अप है, लेकिन इसका डेट्स बढ़िया है, 1620 चल रहा है, 1600 का स्टॉप लॉस रखे, 1650 1670 के टारगेट के लिए मीडियम लेके जाइए। ओके, भारत डायनामिक्स, राजेश सातपुते जी के पिक। सोमिल जी आप क्या चूज करेंगे? मैं चूज कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक ही, और ऑलरेडी हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से मीडियम टर्म की रैली कंटिन्यू रहेगी, ट्रेंड रिज्यूम हुआ है यहाँ पे। ग्रेट सेटअप, स्टॉप लॉस रखेंगे 1480 पर और टारगेट रहेगा 1600 पर। ओके, मानस जी आपके पिक? तो देखिए कैनरा बैंक में खरीदारी करके जाएंगे, हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकआउट है, तो इसका फ्यूचर खरीदेंगे 144.90 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट आपके 150 रुपए के होने चाहिए कैनरा बैंक के फ्यूचर में। ओके, कैनरा बैंक के फ्यूचर्स पे। सौमिल आपका ट्रेड? वीरू मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। हाँ, अरुण आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी बीईएल के साथ जाना चाहूंगा, डिफेंस में काफी अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो 428 के आसपास खरीदने की सलाह है। 423 का स्टॉप लॉस रहेगा,
और 441 तक के टारगेट्स बीएल में आ सकते हैं। ओके, चलिए अब राजेश अग्रवाल जी को जोड़ लेते हैं इस शो में। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी, आज काफ़ी शानदार मोमेंटम मार्केट में, लोअर लेवल से रिकवरी आई। बिहार के सिलेक्शन वर्डिक्ट के बाद अब आपका क्या व्यू बन रहा है? कोई पर्टिकुलर स्पेस जहां पर आप बुलिश हो रहे हैं? आप देखिए, बिहार का इलेक्शन के जो नतीजे आए वो वाकई बहुत अच्छे आए कहूँगा। तो जिस तरीके के उम्मीद से बेहतर आए, मैं कहूँगा। कोई को उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत होगी ये तो लोगों में लग रहा था, बट इतने मार्जिन से होगी ये किसी को नहीं लग रहा था। ये वाकई में एक पॉजिटिव संकेत है, और आगे आने वाले दिनों में भी जो स्टेट्स के इलेक्शंस ड्यू हैं वहां से भी थोड़े से पॉजिटिव रुझान बनने लगे हैं अब। और खास सेक्टर्स की बात की जाए तो इलेक्शन को लेके मैं ऐसे कोई सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं हूँ बिहार इलेक्शन को लेके। अदरवाइज हम देखें तो हमें इस वक्त लग रहा है कि अब पीएसयू साइड में, पीएसयू बैंकिंग, डिफेंस, ये कुछ एक स्टॉक है, सेक्टर है जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग इस सेक्टर में थोड़े बुलिश हैं। ये रहा राजेश जी का व्यू। अच्छा राजेश जी, कोई आइडिया इस वक्त का, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए या फिर अर्निंग सीजन के बाद आप लोगों के हाउस ने जो पिक किया हो, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? देखिए, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफेंस की बात करी ना, तो मुझे लगता है कि भारत डायनामिक्स पे नजर रखनी चाहिए। कल जो नतीजे आए बहुत शानदार आए, और जिस तरह की फोकस बना हुआ है सरकार का नए ऑर्डर्स देने का और इंडिजिनेशन ऑफ डिफेंस का, मुझे लगता है इस कंपनी को अच्छा फायदा होगा। और यहाँ से अच्छी अपसाइड उम्मीद कर सकते हैं, बावजूद इसके कि आज अच्छा खासा बढ़ गया है। हमारा अनुमान है ये करीब करीब 1900 रुपए के टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में ले सकता है। ओके, भारत डायनामिक्स में ये अच्छा लग रहा है। और डिफेंस स्पेस जैसा कि बता रहे थे राजेश अग्रवाल जी, अच्छा परफॉर्म करता हुआ। कुछ काउंटर्स एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे, जिस तरीके से रिकवरी आई और इस रिकवरी को लीड किया है। एक तो रिलायंस के जिक्र भी कर रहे थे सोमल जी, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से है। इसके साथ ही एसबीआई पिक में था, एक्सिस बैंक शुरुआत से ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ, और भारतीय एयरटेल। एक बार भारतीय एयरटेल का चार्ट रखिएगा। भारतीय एयरटेल यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अभी राजेश अग्रवाल जी? भारतीय एयरटेल ने भी रिकवरी दिखाई है, देखिए 2103 के लेवल पर। आपका हाउस व्यू क्या है? श्रेया जी नमस्कार। हमें ये बुलिश लग रहा है, हालांकि इतनी बढ़त के बाद हम थोड़ा नई खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं। थोड़ा कंसोलिडेट करें, यहाँ से करेक्ट हो, करीब 1980-2000 के लेवल्स पे आए तो थोड़ा सा सेफ होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 150 रुपए पे मायने नहीं रखता। अगर आप देखें तो न केवल डोमेस्टिक बल्कि इनके अफ्रीकन कारोबार भी अच्छे खासे चल रहे हैं। आप देखो आरपीयूज बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये शायद टैरिफ्स और हाइक करे तो वो आरपीयू में और सहायता देंगे। और इस वक्त अगर आप देखें तो सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, कहा जाए तो भारतीय एयरटेल को ले लीजिए, जियो को ले लीजिए। वोडाफोन के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वहां से कोई विशेष उम्मीद है नहीं। तो हम इस दोनों में ही, रिलायंस हो चाहे भारतीय एयरटेल, दोनों में ही हमारी बाय कॉल है। बट इस वक्त भारतीय एयरटेल में नई खरीदारी की सलाह नहीं है, थोड़ी करेक्शन में खरीदारी की जा सकती है। रिलायंस में खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए भारतीय एयरटेल पर भी काम करते हैं। अब जरा निफ्टी डे हाई पर बंद हो रहा है 25,920 पर, लेकिन ध्यान रखिएगा वो एडजस्टमेंट के बाद देखेंगे कहाँ पर क्लोजिंग आती है। वैसे 25,900 के ऊपर ही आनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार वो देख लेंगे, एक बार वो डेटा रेडी होगा तो। तब तक ये काम करते हैं, कंचन के पास चलते हैं, और कल के 25,922 और 25,902 900 के आसपास ही रहेगा क्लोज। अगले हफ्ते के ट्रिगर्स जान लेते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। अगला हफ्ता अगर रिजल्ट्स के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा हमें ठंडा देखने को मिल सकता है, बिकॉज Q2 की जो अर्निंग है आज खत्म हो गई है, लेकिन इकोनॉमिकली ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, जो लगातार आपकी स्क्रीन पे वोटों की गिनती चल रही है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये आज खत्म हो जाएगी। इसका जो आउटकम है उसका रिफ्लेक्शन हमें सोमवार को बाजार में आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट इंडिया में अगर आप देखें तो वहाँ पे बेरोजगारी दर के जो आंकड़े हैं वो भी हमें आते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ अगर मार्केट के लिहाज से बात करी जाए तो अडानी एंटरप्राइजेस के राइट इशू की भी उस दिन रिकॉर्ड डेट है। अगर 18 नवंबर यानी कि ट्यूसडे की तरफ आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे यूएस का इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएगा। इंडिया में यहाँ पे कोई भी मेजर डेटा नहीं आने वाला है, ना ही स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट है इस दिन। 20 नवंबर
डायरेक्टली थर्सडे को आते हैं। इस दिन आपका FOMC के जो मिनट्स हैं वो जारी होंगे, साथ ही साथ US का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी इसी दिन आने वाला है। फ्राइडे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इंडिया के HSBC के कॉम्पोजिट और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएगा, और साथ ही में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके आंकड़े भी इसी दिन आते हुए दिखाई देंगे। और US के लिहाज से यहाँ पे S&P सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आएगा। लेकिन अगला हफ्ता थोड़ा सा ठंडा है। अगला हफ्ता थोड़ा ठंडा है, बिल्कुल। वैसे भी अर्निंग सीजन के बाद थोड़ा सा ठंडा रहेगा ही। मीनवाइल एक बार मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए, इसमें एक चीज़ और जुड़ी है। आप जो ऊपर टैली देख रहे हैं ना आप वीरू, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी, 95 जीत रही है। मुझे याद नहीं इतिहास में ऐसा स्ट्राइक रेट कहाँ और कब हुआ, तो वो भी बिहार में। मतलब ट्रेडिशनली बिहार में बीजेपी अपने दम पर कभी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो मतलब पिगी बैक करती थी JDU के साथ, या अब 95 सीटें वो जीत रही हैं। और इसमें मैं एक अरिथमेटिक देख रहा था, अगर आप बीजेपी प्लस जो बाकी के NDA के एलाइज हैं, लोक जनशक्ति, HAM और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, अगर उनको ऐड कर दें तो 124 हो गया आंकड़ा। मतलब ऑब्वियसली खैर नीतीश कुमार स्टिल चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन वो जो एक हम बात कर रहे थे ना एक पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर की, वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुका है इस रिजल्ट के बाद। और कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट ने भी उसको शायद रिकॉग्नाइज किया है, जो मर्जी माने आप, और एकदम डे हाई पर इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं। चलिए काम करते हैं, अब एक बार फटाफट वीरू के पास चलते हैं मार्केट ब्रेथ के लिए, उसके बाद राजेश जी से जानेंगे कि इस वीकेंड पे क्या करना है। वीरू फटाफट मार्केट ब्रेथ बता दीजिए। अनुज, बीते 10 मिनटों में मार्केट ब्रेथ बहुत शानदार हो गई है। एक बार स्टॉक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा PSUs जिसने बीते 20 मिनटों में सबसे बड़ा फायदा उठाया है। लॉन्ग 102 दिखाऊंगा मैं आपको इन स्टैट्स में। शॉर्ट कवरिंग 21 में, 76 में शॉर्ट सेल, और लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे करीब 14 में। बट इट्स PSUs जिन्होंने बीते 20 मिनटों में असली लुफ्त उठाया है। आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स में मुथूट फाइनेंस, जुबिलेंट फूड्स, भारत डायनामिक्स लगभग 6% ऊपर। मैं कहता हूँ डिफेंस की अगर आप देखें तो आज अच्छे नंबर्स हैं आज। बाकी NBCC, वोडाफोन आइडिया, आरबीएनएल, मसगांव डॉक, इंडस टावर अच्छे शॉर्ट कवरिंग डिफेंस स्पेस में, जिसमें रेलवे के स्टॉक्स भी शामिल हैं। शॉर्ट बिल्डर पेस्टल, SRF, हिंदुस्तान जिंक, इन्फोएज और आयशर मोटर्स। और लास्ट स्लाइड में आएंगे यहाँ पे शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, उसमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट, सेल, बायोकॉन और ONGC। अनुज ओके, चलिए अब राजेश जी के पास चला जाए। राजेश जी बताइए वीकेंड पे क्या देखें। अनुज जी, जिस तरीके से बाजार ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दे रहा है, बिहार के इलेक्शन बहुत अच्छे आए हैं, आज OTT और फिल्म में भी कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे दे और दे प्यार दे, दे प्यार दे पार्ट 2 है अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की, जिसमें एडिट तड़का माधवन का है। फुल ऑन कॉमेडी पिक्चर होने वाली है मेरे हिसाब से। 2019 की जो रिलीज थी दे प्यार दे, उसका सेकेंड सीजन है या सिक्वल कह लीजिए। मेरे हिसाब से पूरी फैमिली एंटरटेनमेंट होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अजय देवगन साहब की जो कॉमिक टाइमिंग है बहुत जबरदस्त है, मुझे लगता है ये बिल्कुल देखना चाहिए। इसके अलावा अगर OTT में आ जाए तो वहां भी एक बहुत जबरदस्त सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3, जो कि बहुत दिनों से इंतजार था लोगों को। अब इसमें शेफाली शाह एज DCP वर्तिका ने फर्स्ट सीजन और सेकेंड सीजन में बहुत अच्छा काम किया था। और इसमें एडिट तड़का ये है कि इसमें हुमा कुरैशी जो पिछले हफ्ते महारानी में इतना अच्छा काम कर गई, वो इसमें दोबारा से आ रही है। तो एक तरीके से ये एक स्टार स्टडेड, जिसमें राजेश तलंग, रसिका डोगल ये लोग हैं, एक सीरियस क्राइम ड्रामा हो सकता है जिसमें चाइल्ड और गर्ल ट्रैफिकिंग को लेकर के है। मुझे लगता है ये दो तो ऐसी हैं जो मस्ट वॉच में आएगी। उसके अलावा जॉली LLB 3 थिएटर्स में अपने कमाल दिखाने के बाद OTT पे आ रही है। हालांकि उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी 1 और 2 थी, फिर भी अरशद वारसी और अक्षय कुमार की जो जोड़ी है सौरभ शुक्ला के साथ, मुझे लगता है ये भी लोग देखेंगे। एक छोटी पिक्चर थिएटर में रिलीज हुई थी अनुराग कश्यप की निशानची, क्राइम ड्रामा है जिसमें 2 जुड़वा भाई हैं, फिर उसमें लव ट्रायंगल आता है, ये सबको लेकर के है। उससे थिएटर में भी वो कोई कमाल नहीं कर पाई थी। हो सकता है कि OTT पे, जैसे अक्सर हमने देखा है कि जो पिक्चरें थिएटर में फ्लॉप हो जाती है वो OTT में किसी तरीके से चल जाती है, तो हो सकता है कि यहाँ पे लोगों का रहे। इनके अलावा अगर फॉरेन फिल्म में देखा जाए तो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ है, जो कि एक मस्ट वॉच हो सकती है। मैंने इसे देखा था हॉल में, बहुत अच्छी मूवी है। सिक्वल है जो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का, जो कि 2022 में आई थी, और ये स्कारलेट जॉनसन वगैरह की एक कहानी है जो कि बहुत बढ़िया हो सकती है। कम सी मी इन गुड लाइट एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें 2 पोएट्स हैं जो
बहुत एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं कि जो कि जानलेवा है, और उनके आखिरी के क्षणों में जिस तरीके से वो हंसी खुशी अपने दिन गुजार रहे हैं उस पे है। एक बहुत अच्छी रीजनल मूवी ड्यूड करके है, जो प्रदीप की थर्ड ऐसी मूवी है लगातार जिसने हैट्रिक किया है 100 करोड़ की कलेक्शन के साथ। लव कॉमेडी है, ये देखी जा सकती है। एक बीइंग एडी करके एडी मर्फी पे एक डॉक्यूमेंट्री है उनकी लाइफ पे, जो कि थोड़ी दिन पहले अगर आप देखो तो हिंदी में नयनतारा की आई थी। उस तरीके से उनकी लाइफ की जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल कैरेक्टर टू अ बिग मूवी स्टार वो दिखाया गया है। इन सब के बीच में एक एंट्रीप्रेन्योर करके सुप्रिया पाठक की गुजराती मूवी है, जो कि मस्ट वॉच है। जिसको भी गुजराती समझ में आती हो उसे देखना चाहिए। किस तरीके से एक 65 वर्षीय महिला अपनी जिंदगी को दोबारा से ट्रैक पे लाती है, बिजनेस चलाती है और अपने समकालीन लोगों को इकट्ठा करती है, उस पे है। और एक लास्ट एक मैरी लिटिल एक्समस है, जिसमें एक कपल डाइवोर्स लेने जा रहे हैं और उसके डाइवोर्स के पहले खुशी खुशी एक क्रिसमस मनाना चाहते हैं। ये कुछ एक चीज है ओटीटी पे और थिएटर पे। मैं समझता हूँ इलेक्शन के रिजल्ट्स और बाजार के रिजल्ट्स के साथ साथ ये हफ्ता भी अच्छा होने वाला है ओटीटी पे और थिएटर में भी। बिल्कुल होने वाला। आप 5 मिनट खा गए आज, बिल्कुल अच्छा होगा आज, ऐसी बात नहीं है। सीधे चलते हैं अनुज जी के पास इस क्लोजिंग के लिए। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, और मार्केट में एकदम हाईएस्ट लेवल पर क्लोज इंट्राडे में। देखिए जरा, निफ्टी 25,930 पर 50 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर 58,600 के करीब, निफ्टी आईटी ये भी करीब करीब 1%, ये निफ्टी आईटी करीब 1% नीचे था। ये पूरा नैस्डैक जो गिरा था और ग्लोबल क्यूज था उनका एक इम्पैक्ट। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था, स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर हालांकि हल्की सी बढ़त थी करीब करीब 0.5% की। एडवांस डिक्लाइन देखें आप तो थोड़ा सा डिक्लाइन के फेवर में था करीब करीब, लेकिन मोर और लेस ऑलमोस्ट इवन स्टीवन मामला था। अब आते हैं हम जरा आज के सेक्टोरल गेनर्स पर, देखते हैं सबसे ज़्यादा गेंस कहाँ पर बने। सबसे ऊपर डिफेंस करीब करीब 1.5% ऊपर, पीएसयू बैंक 1.25% ऊपर, एफएमसीजी, फार्मा, फाइनेंशियल्स और निफ्टी बैंक यहाँ पर आपको हल्की सी बढ़त दिखाई देगी। और अब आते हैं हम लूजर्स पर। निफ्टी आईटी ऑब्वियसली, थोड़ा सा निफ्टी मेटल्स तो थोड़ा सा ग्लोबल तड़का था, और निफ्टी ऑटो यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट आपको दिखाई देगी। चलिए अब निफ्टी गेनर्स पर आते हैं, देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। सबसे ऊपर इटर्नल, काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद ये करीब करीब 2% ऊपर था। ट्रेंट में 1.5% की रैली थी। बीईएल ये भी करीब करीब ऊपर आया 1.5% के करीब। एसबीआई यहाँ पर भी करीब करीब 1.25% की रैली थी। एक्सिस बैंक ये भी 1.5% ऊपर था, और जियो फाइनेंशियल यहाँ पर भी आपको करीब करीब 1.5% की रैली देखने को मिली। लूजर्स में इन्फोसिस सबसे ऊपर 2% के करीब नीचे था। आयशर मोटर्स के कल नंबर्स आए थे, नंबर्स थोड़े से फीके पड़े थे और इस वजह से यहाँ पर आज भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट था डाउनसाइड पर। इसके अलावा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी लाइफ, ये भी कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिलाकर ये था ओवरऑल आज का मार्केट का मूड माहौल। वीरू, एक चीज़ कहनी होगी कि मार्केट का टेक्सचर बहुत क्लियर है, डिप्स टिकती नहीं है और बस लोग मौका ढूंढते रहते हैं कि जैसे ही डिप आए बाइंग करें बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मनोज। क्या धैर्य से बाजार इस आज पूरे के पूरे वर्डिक्ट को देख रहा था। जैसे जैसे काउंटिंग चलती गई शांत रहा, स्थिर रहा, 10 डेमा के ऊपर रहा, जिन बेसिस का सुबह जिक्र किया गया था उसके ऊपर रहा, और बहुत ही शानदार क्लोज विद इन दैट रेंज 10 डेमा को रिस्पेक्ट किया, डे हाई पे क्लोज हुआ और काउंटिंग अभी जारी है और एनडीए सब पे भारी है। जनाब 208 जब हम सोमवार को मुलाकात करेंगे, बात करेंगे तो न जाने ये डिजिट्स कितनी होंगी, बट जो भी है बाजार जो चाहता था एग्जिट पोल में उससे कहीं 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 कुछ ज़्यादा इस बाजार के हाथ में लगा। इस सभी चीज़ का एनालिसिस सोमवार को सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी फिर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।